This is Kartar Singh here and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English. दोस्तों आज मैं आपके लिए स्कूल लेक्चरर की पोयम लेकर आया हूं, अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक। बहुत प्यारी कविता है, म्यूजिक पर लिखी गई एक पोयम है। इसकी एक पोयम हमने पहले और पढ़ी थी जो ग्रेड सेकंड के सिलेबस में है, सीनियर टीचर के सिलेबस में, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। The same poem was written by John Dryden. सेम राइटर हैं, वो भी जॉन ड्राइडन ने लिखी और ये वाली जो पोयम है ये भी जॉन ड्राइडन ने ही लिखी है। एंड फॉर द सेम ओकेजन, जो सेंट सिसिलिया है उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनके डे को सेलिब्रेट करने के लिए, एक फेस्टिवल के रूप में मनाने के लिए, जो लंदन म्यूजिकल सोसाइटी है, उस लंदन म्यूजिकल सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि भाई हमें हर साल सेंट सिसिलिया के ऑनर के अंदर, इसका एक नाम और भी है, एन ऑड इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलिया, तो हमें सेंट सिसिलिया के ऑनर में एक फेस्टिवल रखना चाहिए उनके बर्थ पर, जो 22 नवंबर को आता है। एंड लंदन म्यूजिकल सोसाइटी ने ये एक कन्वेंशन, एक ट्रेडिशन शुरू किया एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1683। फर्स्ट टाइम 1683 में जो है सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद 1687 में जॉन ड्राइडन, जो कि उस समय के पोएट लॉरेट थे, उन्होंने उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, तो उन्होंने सेंट सिसिलिया के प्रेज के अंदर ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे लिखा 1687 में। और फिर 1697 में वापस उन्होंने जो है एक बार फिर सेंट सिसिलिया की प्रेज में एक और ओड, दोबारा ओड लिखा। पहले वाला भी ओड था, ये वाला भी ओड। और ओड में भी बात करें तो पिंड्रिक ओड, प्रॉपर पिंड्रिक ओड तो नहीं था, बट इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया उसने। इरेगुलर पिंड्रिक ओड था, सूडो पिंड्रिक ओड था। 1687 में पहली बार लिखा और फिर 1697 में उन्होंने लिखा जॉन ड्राइडन ने। और सेंट सिसिलिया जो थी, ये थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, थोड़ा अल्यूजन, थोड़ा रेफरेंस देखें अगर हम लोग, तो सेंट सिसिलिया दोस्तों ये पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक, सेंट हैं जो पैट्रन ऑफ म्यूजिक कहलाती हैं, म्यूजिक की संरक्षिका कहलाती हैं। देखो वैसे जब मैं इसको ज्यादा पढ़ रहा था तो पता चला कि जो सेंट सिसिलिया थी ना, ओरिजिनली तो वो सेंट इसलिए बनी थी क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति से अपनी शादी की उसके साथ भी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं की। उन्होंने कहा कि जो मेरी वर्जिनिटी है ये ईश्वर के लिए है। जैसे आपने को ध्यान होगा, अपने यहाँ मीरा, जो अपने यहाँ इंडिया में जिस तरह से मीरा को पूजा जाता है, जो अपने राजस्थान से बिलोंग करती हैं, उसी तरह से वहां की मीरा आप कह सकते हैं सेंट सिसिलिया को, जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपने कौमार्य को बचा के रखा, अपनी वर्जिनिटी को बचा के रखा। लेकिन बाद में वो चूंकि शी वॉज एन इन्वेंटर ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन की वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी वो इन्वेंटर थी, जिस इस कविता में भी उसका मेंशन किया गया। और जो 1687 में इन्होंने लिखी थी ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया, उसमें भी उसका मेंशन किया गया है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो ये जो सेंट सिसिलिया थी, इन्होंने ऑर्गन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इन्वेंट किया था और ये बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया करती थी और ये डिवाइन म्यूजिक प्ले करती थी, है ना। कहा जाता है कि एक बार ये म्यूजिक प्ले कर रही थी अपने ऑर्गन से और शी ड्रू एन एंजल डाउन फ्रॉम हेवन टू अर्थ। ये एक एंजल को हेवन से अर्थ पे ले आई और ये बहुत बड़ा एक तरह से मैजिक था और इसी वजह से इनको एक पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक माना जाता है, ऐसा मिथ है। तो एक ये उन सेंट सिसिलिया जो कि एक बहुत डिवाइन, जो पावरफुल पैट्रन सेंट है ऑफ म्यूजिक, उनको सेलिब्रेट करने के लिए जॉन ड्राइडन ने अलेक्जेंडर्स फीस्ट या द पावर ऑफ म्यूजिक के नाम से ये ओड लिखा, जो कि एक पिंड्रिक ओड है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको, जब मैं इस कविता का पहला पार्ट पढ़ा रहा था, जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको उस समय सारी बातें बताई थी। और यहां पर उन्हीं को हम प्रॉपर नोट्स के रूप में देखेंगे। हम इस सेशन में
जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम बात करेंगे जॉन ड्राइडन के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पर ओड के बारे में कि व्हाट इज ओड, ये कौन सा पोएट्री का फॉर्म होता है, किस तरह से होता है। हम पर्टिकुलरली पिंड्रिक ओड पर भी बात करेंगे कि कैसे उसके 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रफी, एंटी स्ट्रफी और एपोड। हम यहाँ बात करेंगे इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में, हम बात करेंगे इस पोएम्स की लाइंस के बारे में, इनके फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में, हम इसकी समरी देखेंगे, इसका नरेटिव फॉर्म देखेंगे, इसमें कौन कौन सी लिरिकल या फिगर ऑफ स्पीचेस, लिरिकल डिवाइसेस यूज की गई हैं, उन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और ये आपको बहुत मजा आने वाला है। और सारे के सारे जो मुझे लगता है एज फार एज आई थिंक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी पोयम है, म्यूजिक को डेडिकेटेड है। इस पोयम में आपको ये बताया गया है कि किस तरह से म्यूजिक जो होता है वो अपने लिसनर्स के मूड को स्विंग कर सकता है ना। आप अलग अलग गानों का अलग अलग मूड होता है, कभी आप उनसे गुस्से में आ सकते हैं, कभी आपको पिटी दया के भाव पैदा कर सकता है, जैसे अपने हिंदी में होता है ना, करुणा भाव आते हैं, कभी ममता के भाव आते हैं, कभी वीर रस आ जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी जो है प्रेम की बात होती है, कभी ममता वात्सल्य की बात होती है। तो इसी तरह से इस पोएम में भी अलग अलग रस दिखाए गए, अलग अलग इमोशंस को इवोक किया गया है, इंसाइट किया गया है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी कविता है, म्यूजिक को डेडिकेटेड है, ठीक है ना। 1697 में आई थी, ओड फॉर्म में लिखी हुई है। और इसके बारे में जानकारी देखते हैं। ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। अलेक्जेंडर फीस्ट, ये कहानी ना हिस्ट्री का एक कैरेक्टर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी ये बात की गई है। जो अलेक्जेंडर हैं ये एक बहुत बड़े किंग है, किंग ऑफ किंग्स। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक तरह से कहते हैं जीता। ये लॉर्ड ऑफ एशिया है, ये फरोआ ऑफ इजिप्ट है, ये जो इनका देश था खुद का ग्रीक, ये वहां के भी राजा थे। इनको जुपिटर का बेटा भी कहा जाता है, सन ऑफ जुपिटर, सन ऑफ जो वैसे इनके फादर का नाम फिलिप था, इनकी माँ का नाम ओलंपिया था। तो ये एक युद्ध लड़ते हैं पर्सिया से। कहानी थोड़ा सुना, नरेटिव भी है, नरेटिव पोएम है, कहानी है, ड्रामेटिक एलिमेंट्स इस पोएम में बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर जो अलेक्जेंडर हैं उनके देश के ऊपर कभी पर्सिया ने अटैक किया था और इनके एथेंस शहर को जला दिया था। तो उसका रिवेंज लेने के लिए, और वैसे भी ये चूंकि पूरी दुनिया में अपना राज फैला रहे थे, तो इन्होंने जो है पर्सिया पे अटैक किया, उसको जीत लिया। और जीत की खुशी में एक फीस्ट रखते हैं, एक दावत रखते हैं, जो आप देख रहे होंगे सभी इनके सैनिक एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस वांस हो रहा है। एक म्यूजिशियन को बुलाया जाता है जिसका नाम टिमोथियस है, और टिमोथियस यहाँ पर म्यूजिक प्ले करता है अपने लायर से, और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक को प्ले करता है ताकि वो अपने अलेक्जेंडर राजा के मूड को स्विंग कर सके। राजा जो अलेक्जेंडर हैं उनके पास में उनकी जो बिलव्ड है, उनकी मिस्ट्रेस है, उनकी लवर है, जिनसे उनकी वो वाइफ नहीं है, वो उनकी बिलव्ड है जो उनके साथ लड़ाई में रहती है, जिसका नाम थाइज है, वो उनके साथ में है। और उसकी प्रशंसा भी करते हैं और अलेक्जेंडर की प्रशंसा करते हैं। फिर वो बेकस की बात करते हैं, कभी वो जॉव की बात करते हैं, कभी वो डेरियस किंग की बात करते हैं, कभी पिटी के इमोशंस इवॉक करते हैं, तो कभी लव के इमोशन इवॉक करते हैं, ठीक है ना। तो कभी वो आपके अंदर रिवेंज का जो है पैशन इवॉक करते हैं। तो अलग अलग जो है यहाँ पे बात की जाती है, कभी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको गॉड लाइक बताते हैं, और सब जो है इसके गाने को सुन रहे हैं, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे एक फीस्ट चल रही है। और ये बताया इसका एक और जो है वो एक और टाइटल इसका है, फुल टाइटल इसका ये अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक। तो इस पोएम के अंदर कहीं ना कहीं इसकी थीम में पावर ऑफ म्यूजिक को भी दोस्तों बताया गया है कि किस तरह से जो म्यूजिक है वो लिसनर के, राजा तक के मूड को स्विंग कर सकता है, उसे गुस्सा दिला सकता है, उसको प्रेम करवा सकता है, उसको दया उसके मन में डाल सकता है। तो ये बहुत एक म्यूजिक के अंदर पावर होती है। आप जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं आपके भाव, आपके इमोशंस वैसे ही हो जाते हैं। हम कई बार म्यूजिक को सुन के रोने लगते हैं, कई बार हम म्यूजिक को सुन के हमें रोमांटिक हो जाते हैं, लव की फीलिंग्स आ जाती हैं, कई बार हमें एंगर आ जाता है, रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन कैन बी इवॉक्ड, कैन बी इंसाइटेड बाय द पावर ऑफ म्यूजिक। ये इस पोएम के अंदर बताया गया है दोस्तों। आई होप बात समझ में आ रही होंगी। तो ये कुल मिलाकर के बात है। फिर लास्ट में
टिमोथियस की बात करते करते लास्ट स्टेंजा में 7 स्टेंजा में दोस्तों ये पोयम लिखी गई है, और इसके अंदर लगभग 141 लाइंस हैं। अगर इनके कोरस को रिपीट करें, जो लास्ट में कोरस हैं, उन लाइंस को अगर रिपीट किया जाए तो फिर 180 लाइंस आती हैं। तो ये भी ध्यान रखना, मैंने इसमें अच्छे से बताया कि 180 लाइंस है कि 141 है। 141 क्यों है, 180 लाइंस क्यों मानी जाती हैं। लास्ट का जो स्टेंजा है 7 स्टेंजा, उसके ग्रैंड कोरस में भी, उसके लास्ट के ग्रैंड कोरस सेंट सिसिलिया डे में भी है। अगर आपने ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे पढ़ा हो, जो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख लेना वहां पे, उसमें भी हमने बताया है। वहां पर 8 स्टेंजा थे, यहाँ 7 स्टेंजा है, बट इसकी लाइन ज्यादा है, बट बहुत ईजी है। लाइन ज्यादा देख करके आप कठिन मत समझना, ईजी है बहुत पोयम। तो लास्ट में सेंट सिसिलिया का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि टिमोथियस ने एलेक्जेंडर को, मॉर्टल को रेस किया हेवन तक। बहुत गजब की ताकत थी टिमोथियस में, आपके मूड को स्विंग कर सकता है, इमोशंस को इवॉक कर सकता है। बट सेंट सिसिलिया ऐसी है जो हेवन के एंजल्स को धरती पर ले आई, इतना प्यारा बजाती थी। और वो इंसानों में जो ऑर्गन है वो चर्च में रखा जाता है, और वो आपके अंदर डिवाइन म्यूजिक है, वो आपके अंदर जो गॉड है उसके लिए आपके अंदर मन में अच्छी लव फीलिंग्स क्रिएट करता है फॉर गॉड। तो ज्यादा महान जो है वो कहता है कि सेंट सिसिलिया है, और लास्ट में उसको विजेता घोषित करने की बात वो करता है। कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी की जीत बताई गई है। ग्रीक जो लिटरेचर है या ग्रीक जो मिथोलॉजी है उसके ऊपर टिमोथियस ग्रीक कैरेक्टर है, जबकि सेंट सिसिलिया जो है वो एक क्रिश्चियन जो है वो सेंट है। तो उनकी जीत को बताया गया, क्योंकि जो जॉन ड्राइडन थे वो कहीं ना कहीं कैथोलिक हो गए थे, कैथोलिक है ना। 1685 जब जेम्स सेकंड राजा बने थे उसके बाद से, तो कहीं ना कहीं वो कैथोलिक धर्म के प्रति अपना एक ड्यूटी को भी फॉलो कर रहे हैं और सेंट सिसिलिया की जीत बता रहे हैं। हालांकि उनको खुद को ग्रीक लिटरेचर पसंद था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जमाने के हिसाब से, क्योंकि जॉन ड्राइडन को मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट थे, वो एक टर्न कोट है, मौका देख करके वो कविताएं लिखते थे, किसकी प्रशंसा करनी है किसकी प्रशंसा नहीं करनी है। तो पूरा पढ़ेंगे हम लोग, हम जॉन ड्राइडन के बारे में पढ़ेंगे, हम ऑड के बारे में पढ़ेंगे, पिंड्रिक ऑड के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, हियर वी गो। देखिए ये जॉन ड्राइडन साहब हैं और इनके बारे में पहले हम पढ़ने वाले हैं। इनका जो जन्म था दोस्तों वो 1687 में होता है। 1631 9 दिसंबर 1631, 9 दिसंबर 1631 को, और 1700 में इनकी डेथ हो जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पर्सनैलिटी थे, इतना असर था इनका उस एज में जिसको हम रिस्टोरेशन एज कहते हैं, न्यो क्लासिकल पीरियड की शुरुआत थी, कि उस एज को जब 1700 में खत्म हुए तो वो एज खत्म हो गई, रिस्टोरेशन एज पूरी, और ये इसे कहा जाता है एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहा जाता है। बहुत गजब का प्रभाव था इनका। 1631 में पैदा हुए, 1700 में इनकी जो है वो डेथ हुई। ये 9 अगस्त 1631 को पैदा होते हैं इन एट एल्डविंकल इन नॉर्थम्पटनशायर, इंग्लैंड। अब देखना हम नोट्स किस तरह से तैयार करते हैं, ये एक तरह से डेमो आपको इस क्लास में मिल रहा है, किस तरह से हम बात करते हैं, कैसे आपको भी तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो देखिए इंग्लैंड के नॉर्थम्पटनशायर जो स्टेट है वहां के एल्डविंकल नाम जगह पर ये पैदा हुए थे। ही वॉज एजुकेटेड एट वेस्टमिंस्टर स्कूल में पढ़े, उसके बाद फिर ये कॉलेज में गए, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने पढ़ाई की। इनकी पढ़ाई 1654 में बैचलर डिग्री पूरी हो गई जब ये 23 साल के थे, 23 की एज पर। फिर बाद में जब इन्होंने पढ़ाई पूरी की तो ये वहीं लंदन में सेटल हो गए और खूब पढ़ते थे, तो मैन ऑफ लेटर्स के रूप में ये जो है इनको जाने लगा। बड़ा नाम है इनका, जॉन मिल्टन की तरह जॉन ड्राइडन का भी बड़ा नाम है, जॉन मिल्टन के बाद बड़ा नाम यही आता है। फिर एलेक्जेंडर पोप आते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आते हैं, तो ये बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कुछ दिया है। इनके लिए कहा जाता है कि जब ये आए थे तो ये लिटरेचर पुराना था, है ना, वो एक तरह से मोर्टार था, ब्रिक्स के रूप में था, इन्होंने इसको मार्बल के रूप में बनाया। मॉडर्न लिटरेचर, प्रोज लिटरेचर के इनको एक तरह से आप कह सकते हैं ये प्रीकर्सर थे, प्रेरक थे, इनके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ है। बहुत बड़ा नाम है इनका, मैन ऑफ लेटर्स इनको कहा जाता है। फिर देखिए दोस्तों, असेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड एज किंग इन 1660। मैं आपको थोड़ा अगर इतिहास में लेके जाऊं, जो मैंने पिछले आप देखना उसमें बताया था, अपनी जो पिछली पोएम मैंने पढ़ाई, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे,
जो ग्रेड सेकंड वाले सिलेबस में है, लेकिन उसको देखना आप, ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए भी काम है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वहां से आपको मिलता है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपके लिटरेरी पीरियड्स भी हैं, तो आप उस पोएम को भी एक बार जरूर देखें। अपने यूट्यूब पे मैंने पोएम डाली हुई है, उसको आप अच्छे से देखें, उससे आपको ये पोएम भी समझ में आएगी और आपको रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में भी समझ में आएगा। तो रिस्टोरेशन पीरियड से पहले ना कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा था। कॉमनवेल्थ पीरियड से भी अगर हम पहले बात करें तो वह सिविल वॉर हुआ 1639 में, फिर 1642 के बाद भी हुआ, और उसके बाद जो है ओलिवर क्रॉमवेल ने रिपब्लिकन जो है वो रूल वहां स्टैब्लिश कर दिया इंग्लैंड के अंदर। और जो इनके फादर थे चार्ल्स सेकंड के चार्ल्स फर्स्ट, वो फ्रांस भाग गए, ये भी फ्रांस चले गए थे। बाद में उनको बुलाया गया, उन पर केस चलाया गया चार्ल्स फर्स्ट के ऊपर, उनको भी हेडेड कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ, वो राज अब ओलिवर क्रॉमवेल के पास आ गया। बट ओलिवर क्रॉमवेल भी जो है कुछ सालों बाद एक्सपायर हो गए 1658 के आसपास, 1658। फिर उनके बेटे रिचार्ड क्रॉमवेल को जो है वो वहां का ना प्रोटेक्टर बनाया गया, प्रोटेक्टर पोस्ट दी गई। पहले वो लॉर्ड प्रोटेक्टर थे ओलिवर क्रॉमवेल, फिर उनके बेटे रिचार्ड क्रॉमवेल को, बट वो कमजोर थे, तो मौका देख करके चार्ल्स सेकंड ने उनको हटा दिया और 1660 में ये राजा बन गए। तो वापस मोनार्की आ गई, रिस्टोरेशन हो गया, है ना, इसलिए इसको रिस्टोरेशन एज कहते हैं। आप ध्यान देना, उससे पहले जो जॉन ड्राइडन थे वो ओलिवर क्रॉमवेल के साथ थे, फिर जैसे ही चार्ल्स सेकंड आया ये चार्ल्स सेकंड के साथ हो गए, क्योंकि ये टर्न कोट थे, दल बदलू थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, बहुत प्रैक्टिकल बंदे थे। तो ये 1660 में जब चार्ल्स सेकंड आए, नॉट ओनली कंस्टिट्यूटेड द रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, न केवल राजा वापस आया, लिटरेचर भी चेंज हुआ। लिटरेचर चेंज कैसे हुआ, देखो जो कॉमनवेल्थ पीरियड था जिसको इंट्रिग्नम भी कहते हैं हम लोग, जॉन मिल्टन उस समय हुआ करते थे, ओलिवर क्रॉमवेल हुआ करते थे, एंड्रयू मार्वल हुआ करते थे। ये लोग ना, खासकर ओलिवर क्रॉमवेल की खास बात थी कि वो चाहता था कि भक्ति करो, पुरिटन एज थी वो, देश, आप ईश्वर को प्योर रूप से मानो, बाइबल को फॉलो करो, और आप ये जो एंटरटेनमेंट के साधन है, थिएटर, है ना, और ये सब चीजें जो होती हैं इनको आप फॉलो मत करो, है ना, थिएटर वगैरह को इनको फॉलो नहीं करना है। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो इस तरह से जो है वो सब बातें चल रही थी। क्या पता नहीं आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि इंट्रिग्नम चल रहा था उस समय, सारे जो थिएटर थे उनको बैन कर दिया गया, है ना, और आप ये कह सकते हैं कि ड्रामा लिखे जाने बंद हो गए, पोएम्स पे बहुत ज़्यादा छूट नहीं थी कि और ईश्वर के लिए लिखो, भगवान के लिए लिखो, इस तरह से बातें जो है वो की जा रही थी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक अलग दौर था। अब जब रिस्टोरेशन एज आ गया तो वापस एक अच्छा लिटरेचर लिखा जाने लगा, और उस जमाने में क्या हुआ, एक घटना और हो गई थी, इन्होंने ना पुराने लिटरेचर को, जो क्लासिकल लिटरेचर था, ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, इनको पढ़ना शुरू कर दिया था। जॉन ड्राइडन भी वही थे, इन्होंने होमर को पढ़ा, उसके इलियड को पढ़ा, उसके ओडेसी को पढ़ा, इन्होंने जो है आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने वर्जिल को पढ़ा, उसका इनिड पढ़ा, इन्होंने ईसॉप की फेबल्स पढ़ी, और पुराना लिटरेचर पढ़ना शुरू किया इन्होंने। बाद में ये परंपरा एलेक्जेंडर पोप ने भी निभाई, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने भी निभाई। ये नियो क्लासिकल एज कहलाती है, पुराने क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ के नए तरीके से लिखना, हेरोइक कपलेट में लिखना, बहुत रूल्स को फॉलो करना, कन्वेंशंस को फॉलो करना, तो ये जमाना चल रहा था। तो एक तरह से लिटरेचर पूरा रिवोल्यूशन, उसमें क्रांति आई, विच वॉज सडनली रिलीज फ्रॉम 20 years ऑफ सिविल कमोशन एंड द बैन इम्पोज बाय द पुरिटन्स। ये जो था ये एक 20 years का जो शासन था कॉमनवेल्थ का, उससे अलग ये एक बिल्कुल नया जो है वो जमाना आया। पहले वो काफी सारे बैन उन्होंने लगा दिए थे पुरिटन्स ने, और अब ये वहां से बदल करके प्लेजर की ओर आने लगे, वापस खुशियों की तरफ आने लगे। इट वॉज नो सेंस अ रिटर्न टू द फ्रेशनेस एंड स्प्लेंडर ऑफ द एलिजाबेथन एज। लेकिन ये जो फ्रेशनेस आई, जो ये स्प्लेंडर, जो शान और शौकत आई, ये एलिजाबेथन एज की नहीं, ये उससे भी पहले गए, ये चले गए द एज ऑफ हेरोइक्स, जो ग्रीक हेरोइक एज थी ना, उस पे चले गए, ग्रीक लिटरेचर की तरफ चले गए, एंड टू द एज ऑफ कॉमन सेंस। और फिर ये आगे वहां तक कॉमन सेंस की एज था, जो न्यू क्लासिकल पीरियड था, ये आप ये कह सकते हैं 1660 रिस्टोरेशन एज से 1798 तक चला, जिसमें रिस्टोरेशन एज भी आ गया, फिर एज ऑफ पोप
भी आ गया, और उसके बाद एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, जिसको हम कॉमन सेंस की एज भी कहते हैं, ये सारा चला। 1798 के बाद आपको ध्यान होगा फिर रोमांटिक एज आ जाती है। तो ये पीरियड चला, और ये ग्रीक लिटरेचर की तरफ चले गए। कहां चले गए? ग्रीक लिटरेचर की तरफ चले गए दोस्तों। एट द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, जब चार्ल्स सेकंड वापस आया, ड्राइडन अटैच हिमसेल्फ टू द इंग्लिश चर्च, है ना, ये इंग्लिश चर्च से जुड़ गए। उससे पहले ये पुरिटिन थे, और पुरिटिन बाइबल से जुड़ते थे, वो बाइबल को मानते थे। लेकिन ये जैसे चार्ल्स सेकंड आया, ये अब वापस चर्च से जुड़ गए कि जो चर्च कहेगा, जो पोप कहेगा वो सत्य है, वो फाइनल है। लेकिन पुरिटिन मानते थे जो बाइबल कहती है वो फाइनल है, तो वापस चर्च से जुड़ गए। हिज लॉयल्टी टू द किंग, ये राजा की तरफ वफादार हो गए। तो राजा इस बात से खुश होकर के राजा ने, चार्ल्स सेकंड ने इनको इंग्लैंड का पहला फॉर्मल पोएट लॉरेट बनाया 1668 में। 1668 में फर्स्ट फॉर्मल पोएट लॉरेट इनको बनाया गया, इनको इनाम के रूप में ये पद दिया गया। ये इस एज के ना ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं। बहुत इस एज के रिस्टोरेशन इसके इनके आसपास भी कोई नहीं टच होता है, ठीक है ना। डोमिनेटिंग द लिटरेरी लाइफ ऑफ रिस्टोरेशन, इन्होंने पूरे रिस्टोरेशन एज की लिटरेरी लाइफ को डोमिनेट किया। इनसे बड़ा कोई नहीं था, सबसे बड़े थे, सबसे ज्यादा हावी रहते थे। इन्होंने सटायर लिखे, इन्होंने पोएम्स लिखी, इन्होंने प्रोज एसेज लिखे, है ना, इन्होंने ट्रांसलेशंस की, इन्होंने बहुत कुछ काम किया, बहुत काम किया इन्होंने। ओड्स इन्होंने लिखे, है ना, इन्होंने सटायर बहुत अच्छे अच्छे लिखे, एब्सलम एंड अकीटोफेल्स, मैकफ्लैकनो, इन्होंने प्लेज लिखे, ड्रामाज लिखे, मतलब गजब के कवि थे। इतने हावी थे इस पीरियड में कि इनको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है दोस्तों, एज ऑफ ड्राइडन को कहा जाता है। आगे देखिए, जेम्स सेकंड आ गए उसके बाद 1685 में, चार्ल्स सेकंड चले गए। जेम्स सेकंड जो थे ना, ये रोमन कैथोलिक थे। जो चार्ल्स सेकंड थे वो इंग्लैंड चर्च को मानते थे, अब जेम्स सेकंड आ गए, वो रोमन चर्च को मानते थे, रोमन कैथोलिक थे। तो अब जैसे राजा चेंज, ये अपनी लॉयल्टी को चेंज कर लेता था। तो ये जो है कन्वर्जन हो गया, खुद भी ये भी रोमन कैथोलिक बन गया। इससे इसको परेशानियां हुई बाद में, क्योंकि 1688 में क्रांति हुई, है ना, ब्लडलेस जो रिवॉल्यूशन थी इंग्लैंड के अंदर, और ये उससे परेशान हुए। रिलिंक्विश हिज पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरेट, फिर इनकी पोस्ट छीन ली गई इनसे, है ना, 1688 में। तो 20 साल तो रहे, 1668 से 1688। 1688 में इनकी जो पोस्ट थी वो इनसे छीन ली गई, है ना, और रिटायर्ड ग्रेसफुली, ये फिर रिटायर हो गए। इनके बाद शेडवेल, है ना, शेडवेल जो थे, टॉमस शेडवेल, उनको पोएट लॉरेट बनाया गया। जो ड्राइडन थे, ये ड्रामेटिस्ट, ड्रामा लिखे, लिटरेरी क्रिटिक, क्रिटिसिज्म भी लिखते थे, पोएट थे, एसेज थे, ट्रांसलेटर थे, इतने सारे काम किए इन्होंने, बहुत वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे। लेकिन सबसे ज्यादा जाने जाते हैं ये पोएट के रूप में ही। लिटरेचर दैट ही टच बट इज चीफली टू बी जज्ड एज अ पोएट, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों इनको एक पोएट के रूप में ही जाना जाता है, पोएट के रूप में इनको जाना जाता है। फिर आगे देखिए, फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज सीरीज ऑफ हेरोइक स्टेंजास। इन्होंने हेरोइक स्टेंजा लिखे, मतलब ऐसे स्टेंजा जो 2-2 लाइन के होते थे, जिसको हम हेरोइक कपलेट भी कहते हैं, या हेरोइक स्टेंजा 4 लाइन के भी हो सकते हैं, उनको हेरोइक क्वैट्रन कहते हैं, जिसमें किसी बड़े राजा महाराजा के गुणों की और उनके व्याख्यान किए जाते हैं, वो लिखते थे। और उसके अंदर ये आयम्बिक पेंटामीटर में इनमें इनको लिखा जाता था, तो वो चीजें ये करते थे, है ना। ये जो है हेरोइक स्टेंजा लिखते थे। शुरू में ये ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में इन्होंने है ना एक स्टेंजा, हेरोइक स्टेंजा भी लिखा। उसके बाद इन्होंने फिर एस्ट्रिया रिडक्स लिखा, ये चार्ल्स सेकंड के लिए। पहले ओलिवर क्रॉमवेल को खुश करने के लिए हेरोइक स्टेंजा लिखा, फिर जब चार्ल्स सेकंड राजा आ गए तो फिर उनको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एस्ट्रिया रिडक्स लिखा। फिर उसके बाद इंग्लैंड में 2 बड़ी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के ऊपर इन्होंने एनस मिरेबुलस, यानी कि उस साल 2 मिरेकलस हुए थे। एनस यानी वर्ष में 2 बड़ी घटना हुई, लंदन की बड़ी आग लगी, वहां प्लेग फैला, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने एक सटायरिकल एलिगरी लिखी, नहीं पहले तो ये लिखा एनस मिरेबुलस, फिर फॉलोड बाय, इसके बाद इन्होंने एक बहुत गजब का सटायर, जो आपने शायद एमए वगैरह में अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, एब्सलम एंड अकीटोफेल, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, एब्सलम एंड अकीटोफेल, ये लिखा जो बहुत गजब का था, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी चीजें लिखी। उसके बाद भी कई न्यूमरस वर्क लिखे जो गेटी खुशी के भी थे, कई मॉरल लैक्सिटी के,
क्योंकि पुरेटिन एज में तो खुशी की बात होती नहीं थी, वहां तो पूजा पाठ की बात होती, पुरेटिन एज थी वो। अब इन्होंने जो है खुशी के, हंसी खुशी के, मॉरल एग्जिटी के, कुछ रिलीजियस फैक्शंस के भी लिखे, कुछ पॉलिटिकल इंट्रिग्स, जो पॉलिटिकल षड्यंत्र होते हैं उनके बारे में बात की, जैसे एब्सलम और अकीटोफेल में भी ऐसी बातें हैं, मैकफ्लैगनो में ऐसी बातें हैं, वाइड स्प्रेड करप्शन, खूब सारे करप्शन पे इन्होंने बातें की। ये ना थोड़े विवादास्पद भी लिखते थे, कंट्रोवर्सी भी लिखते थे। एक बार इन्होंने ऐसी ना एब्सलम अकीटोफेल में बुराई की है, मैकफ्लैगनो में भी इन्होंने बुराई की है। ये बहुत कुछ ऐसा लिखते थे जिससे लोग चिढ़ भी जाया करते थे, कोई लोग तो इनको इसलिए पीट भी देते थे, है ना। ये बहुत बहुत नटखट थे, ये इनकी हाइट भी ज्यादा नहीं थी, नाटे थे, नटखट थे, नशेबाजी भी करते थे, है ना, वर्सटाइल पर्सनैलिटी भी थे, लेकिन लोगों को चिढ़ाते थे, उनके बारे में कुछ इनको क्रिटिसाइज करते थे, उनके ऊपर ये सटायर लिखा करते थे। तो है ना, जैसे करप्शन के ऊपर, पॉलिटिकल इंट्रीज के खूब चीजों पर लिखते थे। ड्राइडन स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इन ट्रांसलेटिंग द सटायर। 1688 के बाद जब इनसे पोस्ट छीन ली गई तो बचे हुए 10-12 साल इन्होंने ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन में जुवेनल, पेरिसस, वर्जिल और जो फेबल्स थी ईसॉप की, इन सबको इन्होंने ट्रांसलेट किया। होमर को पढ़ा, ओविड को पढ़ा, बकोचियो को पढ़ा, बोकाचियो, चौसर, जोफ्रे चौसर को इन्होंने पढ़ा। उनको पढ़ करके अब इंग्लिश में उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया, और उन ब्रिक्स और मोर्टार को इन्होंने एक मार्बल के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। बहुत अच्छे खूबसूरत रचनाएं इन्होंने लिखी, ट्रांसलेट किया। 1700 में जो है दोस्तों इनकी एक बहुत ही भयानक बीमारी से इनकी मौत हो गई। मौत के बाद इनको ना किसी सिंपल ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया। दफनाने के बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई, फिर इनको वहां से कब्र से बाहर निकाल करके जहां बड़े बड़े कवियों को दफनाया जाता है वहां इनको दफनाया गया, वेस्ट मिंस्टर एबे के अंदर। इनको सम्मान देने के लिए, इनका बढ़ावा करने के लिए फिर इनको बाद में वहां किया गया। तो ये एक मरने के बाद भी इनके साथ एक अजीब घटना होती है दोस्तों, ये भी याद रखना। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इनके बारे में कहते हैं, जो मैं बार बार बता रहा था, ड्राइडन फाउंड द इंग्लिश लैंग्वेज एज ब्रिक्स एंड मोटार। जो ड्राइडन है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिक्स और मोटार के रूप में देखता है। ईंटें थी, सीमेंट थी, उसको चमकाने का काम, उसको मार्बल बनाने का काम जो है वो हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया है। उसके बाद देखिए आप लोग, मैथ्यू अर्नोल्ड ये कहते हैं कि ये रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, जो हमारा इंग्लिश प्रोज जिसको हम आज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसको सही रूप से जन्म देने का काम वो जॉन ड्राइडन ने किया है। प्रोज का काम बेकन ने भी किया था, बट वो पुराने टाइप के, वो उस पुरानी लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर नए तरीके सिंपल, आप देखना ये पढ़ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। भले ही लाइन आपको 141 दिखे या 180 दिखे, बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। रोमांटिक राइटर थे एक सर वॉल्टर स्कॉट, उन्होंने उनको वॉल्टर स्कॉट जो रोमांटिक पोएट थे, वॉल्टर स्कॉट जिन्होंने हिस्ट्री के कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं, वो उन्होंने इनको कहा ग्लोरियस जॉन। जॉन ड्राइडन को ग्लोरियस जॉन कहा, एक अच्छा, ये भी एक फ्रेज है इनके बारे में। हालांकि देखो ये बात ध्यान रखना कि जॉन ड्राइडन के बारे में आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस हम इस कविता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पोएट लॉरेट के बारे में समझ रहे हैं, क्यों इन्होंने कविता लिखी, ये क्यों ओड लिखा, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं। बाकी बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके वो टेक्स्ट पर ही आने वाले हैं, जो टेक्स्ट की एक एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। ड्राइडन्स फ्लक्चुएटिंग पॉलिटिकल अलायंसेस, इन्होंने कई बार ना फ्लक्चुएट हुए, कभी ये रिपब्लिकन की तरफ थे तो कभी ये मोनार्की की तरफ थे। इनका पॉलिटिकल अलायंस बदलता रहा, कभी ये किस राजा की तरफ, कभी किसकी तरफ। इसके अलावा कभी ये क्रोमवेल से मोनार्की की तरफ आ गए, ऐसे धर्म भी बदलते रहे। इनका रिलीजियस एप्लीकेशन भी खूब हुआ। पुरिटनिज्म टू रोमन कैथोलिसिज्म लेड हिम ओपन टू द चार्ज ऑफ टर्न कोट। पुरिटन थे पहले, उसके बाद फिर कैथोलिक बन गए, तो इनके ऊपर टर्न कोट का आरोप लगाया जाता है। टर्न कोट यानी कि साहब ये बार बार दल बदल लिया करते थे, इसलिए इनको ना अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है, अवसरवादी। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अवसरवादी इन्हें कहा जाता है कि मौका परस्त थे, ठीक है ना। तो ये हमने संक्षिप्त रूप से थोड़ा जॉन ड्राइडन के बारे में पढ़ा। अब हमारे मेन हम आते हैं कि जो हमारी ये पोएम है एलेक्जेंडर फीस्ट, ये एक ओड है। तो ओड क्या होता है ना, हम बात करेंगे ओड क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ओड जो है दोस्तों एक लिरिकल पोएम होती है, लॉन्ग लिरिकल पोएम, एक लंबी गाई जाने वाली पोएम। आप इस ओड को देखना, बहुत सुंदर तरीके से गा सकते हो आप, बहुत प्यारा म्यूजिक है, रिदम है,
राइम बहुत अच्छी है, एलिटेशंस का खूब यूज किया गया है, ठीक है ना, गजब की पोयम है, रिपीटिशन बहुत है, गीत की तरह होती है। ओड किसी को आप ग्लोरीफाई करने के लिए लिखते हैं, किसी पर्सनालिटी को, किसी इवेंट को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखते हैं। ये भी ऐसे ही है, ये सेंट सिसिलिया उसको ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी गई है, ये पावर ऑफ म्यूजिक को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी गई है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट को ग्लोरीफाई करती है, ग्लोरीफाई करी जाती है। और इसका सब्जेक्ट मैटर बहुत सीरियस होता है, इसलिए इसका स्टाइल बहुत ही सबलाइम होता है, इसकी जो डिक्शन लैंग्वेज होती है बहुत डिग्निफाइड होती है, बहुत एलिवेटेड लिखी जाती है, बहुत बहुत उम्दा किस्म की स्प्लेंडर होती है, शानदार होती है। तो ये ओड, ये भी अपना ओड भी ऐसा ही है जो हम पढ़ेंगे, एलेक्जेंडर्स फीस्ट। इसके अलावा देखिए, इसमें किसी व्यक्ति को, वस्तु को सीधा डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, अपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है, वो भी इसके अंदर है। तो एक बहुत प्यारा ओड है, अच्छा एग्जाम्पल है। और उसमें भी ये पिंड्रिक ओड है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेंजाज हैं, और इसमें साथ में लास्ट में एपोड है, कोरस है, जब कुछ लोग मिलकर के एक साथ लास्ट में गाते हैं, तो इसमें कोरस का भी यूज किया गया है, ठीक है ना। और इस तरह से बहुत भव्यता बताई गई है। तो पिंडर जो था ग्रीक पोएट, जो 5th BC का था, है ना, उसको कॉपी करते हुए इन्होंने ये ओड लिखा है। तो देखते हैं हम लोग इस ओड के बारे में कि ओड के बारे में क्या चीज है इसके अंदर। फॉर्म ऑफ द पोएम, इस पोएम का फॉर्म कैसा है। ये एक ओड है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। ओड क्या होता है? लॉन्ग लिरिक पोएम, एक लंबी गाई जाने वाली कविता। एंथ्यूजियास्टिक इमोशन, जिसमें बहुत जोशीले इमोशंस होते हैं। इस कविता में भी आपको बहुत जोशीले इमोशन दिखाई देंगे। और आप, मेरे कहने से, आप ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे भी पढ़ना, गजब का उसमें भी एंथ्यूजियास्टिक इमोशन है। ये लिरिकल वर्स है, गीत के रूप में गाए जाने वाली पर्सनल इमोशंस को फील जो कराएंगे आपको। ये एक डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, इसमें डायरेक्ट एड्रेस करता है वो जो को, एलेक्जेंडर को, ओलंपिया को, वो बैकस को एड्रेस करता है, वो सेंट सिसिलिया को सीधा डायरेक्ट एड्रेस करता है। और इस डायरेक्ट एड्रेस करने को अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। जैसे देखो आप, पीबी शैली की एक पोएम है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, उसमें वो कहता है, ओ टू द वेस्ट विंड के अंदर ऐसे टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, सीधा संबोधित करते हैं, जैसे लग रहा है उससे आप बातचीत कर रहे हो। फिर देखिए, इसमें इलाबोरेट स्टेंजा एक स्ट्रक्चर्ड होता है। आप देखना इस पोएम में जो आप एलेक्जेंडर फीस्ट पढ़ेंगे, इसमें 7 बड़े बड़े स्टेंजा है। एक एक स्टेंजा में एक एक कविता के बराबर लाइन्स हैं, 15 लाइन, 16 लाइन्स, ऐसे अलग अलग लाइन्स हैं। एक एक स्टेंजा कविता के बराबर होता है। बहुत इलाबोरेट, बहुत बड़ा चढ़ा करके पोएम को लिखा जाता है। स्टेंजा बड़े बड़े स्टेंजा होते हैं। प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल, किसी इवेंट को, किसी घटना को या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष को इसमें ग्लोरीफाई किया जाता है। उसकी नेचर को बताया जाता है, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली, कि वो बौद्धिक रूप से कैसा है और वो भावनात्मक रूप से इमोशनली कैसा है। इट्स स्ट्रक्चर इज इलाबोरेट, इसके स्ट्रक्चर को इलाबोरेट किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। एवरी स्टेंजा कैन बी इक्वल टू अ पोएम, हर स्ट्रक्चर को एक पोएम के रूप में आप बता सकते हैं कि एक पूरा स्ट्रक्चर पोएम के रूप में होता है। इन सब के नोट्स ना अपने ऐप पर डाल दिए गए हैं। जो ग्रेड 1 के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कॉम्बो का बैच ले रखा है, उनके लिए भी, ग्रेड 1, 3 का भी जो कॉम्बो ले रखा है, उनके सबके उसमें नोट्स में आपको ये मिल जाएंगे, है ना। इनको नोट्स के रूप में A4 साइज में आपको PDF के रूप में सारे नोट्स बने हुए आपको मिल जाएंगे। आप उनके आराम से प्रिंट निकलवा सकते हैं और आप उनसे आराम से पढ़ भी सकते हैं। इट्स लैंग्वेज इमेजिनेटिव, इसका स्ट्रक्चर इलाबोरेट बहुत बड़ा होता है। एक एक स्टेंजा एक एक कविता के बराबर होता है। लैंग्वेज बहुत इमेजिनेटिव होती है, डिग्निफाइड होती है और सिंसियर होती है, बहुत काल्पनिक होती है। आपको पता नहीं कहां कहां ले जाएगा कल्पनाओं में। इट इज सीरियस एंड सोलम इन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में आपको सीरियस मिलेगा, सोलम होगा। टोन, ट्रीटमेंट भी इसका बहुत सीरियस मिलेगा आपको। द थीम ऑफ ऑड इज ऑलवेज सीरियस, इसकी जो थीम है किसी भी ऑड की देखो आप, हल्की फुल्की नहीं होती, लाइट की नहीं, लाइट मूड नहीं होता, बहुत सीरियस होता है, बहुत सीरियस तरीके से बात की जाती है इसके अंदर, ऑड के अंदर। इसमें रिटोरिकल क्वेश्चन यूज किए जाते हैं ताकि एक प्रभाव बन सके। रिटोरिकल क्या होता है? अगर आपको कोई पॉजिटिव बात करनी है तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लो, कोई नेगेटिव बात करनी है तो पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ लो। नेगेटिव के लिए एफर्मेटिव, एफर्मेटिव के लिए नेगेटिव क्वेश्चन। जैसे
वही ऑट टू द वेस्ट विंड में पीबी शैली कहता है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब है ना ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे, उसमें भी बहुत रिटोरिकल क्वेश्चन जॉन ड्राइडन ने पूछे हैं। तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर सर्दियां आ गई हैं तो क्या बसंत दूर रह सकता है क्या? क्या बुरा समय आ गया तो क्या अच्छा समय दूर होगा क्या? नहीं। रात आ गई तो सुबह दूर है क्या? नहीं, आएगी। तो ये इनके आंसर नो में ही आएंगे, है ना। ये शैली की है ऑट टू द वेस्ट विंड। इसके अलावा ये जनरली सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें आई वी यू ऐसे ना, ऐसे बात आप खुद को शामिल करते हो उसके अंदर आप। हालांकि जॉन ड्राइडन ने ना ये अपना ओड जो है वो सब्जेक्टिव नहीं लिखा है, खास बात देखना। ये उसने ऑब्जेक्टिव लिखा है, पर्सनल नहीं लिखा, इम्पर्सनल लिखा है। लेकिन अगर आप बात करें पीबी शैली की, आप बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, आप बात करें जॉन कीट्स की, जो रोमांटिक पोएट्स हैं, उन्होंने जो ओड्स लिखे हैं, जो रोमांटिक ओड्स हैं, वो अक्सर पर्सनल हैं, उसमें पर्सनल फीलिंग्स हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जॉन ड्राइडन अपनी बात नहीं कर रहा, वो सेंट सिसिलिया की बात कर रहा है, वो अलेक्जेंडर फीस्ट की बात, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है टिमोथियस की, अपनी बात नहीं करता, अपने आप को इन्वॉल्व वहां नहीं करता। बट जनरली वैसे जो ओड होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, पर ये जरूरी नहीं है, ये हमें जरूरी नहीं कि पर्सनल हो, सब्जेक्टिव हो। जॉन ड्राइडन का जो अलेक्जेंडर फीस्ट है, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे है, दोनों ही जो है वो इम्पर्सनल है। इसमें ना फोक लिटरेचर की बात भी होती है, कहीं ना कहीं पुराना जो हमारा लिटरेचर, जैसे यहाँ पर सेंट सिसिलिया की बात हो रही है। सब्जेक्ट मैटर जो होता है इसका बड़ा सीरियस होता है, एक्सॉल्टेड एलिवेटेड होता है ना, बहुत अच्छा हाई होता है ये। जबकि लिरिक की अगर हम बात करें, ये लिरिक नहीं बोल सकते, क्योंकि लिरिक का जो मैटर होता है बहुत लाइट होता है, जबकि इसका बहुत सीरियस होता है। लिरिक का असर कम रहता है, छोटी पोएम होती है, लेकिन ओड जब आप पढ़ते हो उसका असर आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक सस्टेन करता है, रिमेन रहता है। गजब की ओड मतलब बहुत भव्य, सबलाइम, एलिवेटेड, है ना, लॉफ्टी होता है, बिल्कुल एपिक की तरह, शानदार लैंग्वेज, सीरियस, है ना, सबलाइम ऐसे होता है। तो ये बात की हमने ओड के बारे में। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे कि ये ओड नहीं, अलेक्जेंडर फीस्ट जो है ये पिंडरिक ओड है, सूडो पिंडरिक है, इरेगुलर पिंडरिक ओड है। ये सूडो पिंडरिक ओड है। इट इज सेरेमोनियस पोएम बाय और इन द मैनर ऑफ पिंडर। ये पिंडर के तरह से लिखी गई है, जैसे पिंडर लिखा करता था किसी इवेंट को भव्य रूप से बताने के लिए, किसी राजा के कोरोनेशन को बताने के लिए, कोई बड़े युद्ध को व्याख्या करने के लिए, तो ये उस तरह से होता था, है ना। अब देखिए ये 5th सेंचुरी बीसी के थे, ग्रीक थे ये, ग्रीक। और ये जब अपने बड़े बड़े लंबे लंबे ओड लिखते थे तो इनके 3 पार्ट करते थे, एक स्ट्रफी, एक एंटी स्ट्रफी और एक एपोड। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना। स्ट्रफी में क्या होता था, स्टेज के ऊपर जो कलाकार होते थे, सिंगर्स, वो ऐसे ना राइट से लेफ्ट ऐसे गीत गाते रहते थे और राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे डांस करते हुए जाते थे, तो वो उस समय स्ट्रफी गाते थे। फिर बात करें एंटी स्ट्रफी, तो एंटी स्ट्रफी क्या होता है, एंटी स्ट्रफी होता है अब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, आप किधर जाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, तो फिर आप बात करेंगे एंटी स्ट्रफी की, है ना, एंटी स्ट्रफी गीत गाते हुए। ये अलग तरह की धुन होगी, इसकी अलग राइम स्कीम होगी, लाइंस अलग होंगी। फिर बात करते हैं एपोड। फिर क्या है, सेंटर में खड़े हो जाएंगे, जो सिंगर्स हैं वो सेंटर में खड़े जाएंगे, पहले इधर से उधर, फिर उधर से उधर, और अब यहां पर बीच में खड़े हो जाएंगे। और ये कोरस होता है, सब एक साथ मिलकर गाते हैं। तो आप देखना अपने इस वाली कविता में भी हर स्टेंजा के लास्ट में 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन वो है ना कोरस है, जिसको 2-2 बार गाया गया है। हालांकि मैंने जो आपको एक बार ही लिखा है, बट 2 बार गाया गया, इसलिए 180 लाइंस मानी जाती हैं। कोरस सारे सिंगर्स मिलकर के एक साथ गाते हैं, है ना, तो वो इसमें होता है। तो देखिए, और इसी तरह से अपना ये जो पिंडर जैसे लिखता था ना, सेम, बट उसने क्या है, अपने ड्राइडन ने स्ट्रफी, एंटी स्ट्रफी, एपोड वाला जो तरीका वो नहीं अपना करके स्टेंजा लिए, कोरस लिया, भव्य तरीके से लिखा, किसी इवेंट को एड्रेस किया, बट ये वाला फॉलो नहीं किया। तो एक तरह से इसको सूडो पिंड्रिक कहते हैं हम, या इरेगुलर पिंड्रिक ओड है ना। देखिए आप, स्ट्रफी क्या होता है, डांस रिदम है जिसमें राइट टू लेफ्ट जाया जाता है।
एंटी स्ट्रफी क्या होता है, इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और ये भी एक डांस रिदम की है। और एपोड, देखो प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है आपके मैंने, एपोड जो होता है स्टैंडिंग स्टिल, बीच में स्थिर खड़े हो जाते हैं, और ये एक ही जगह बीच में मिडिल ऑफ द स्टेज, स्टेज के बीच में खड़े होकर फिर गाया जाता है, तो ये एपोड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पिंडरिक ओड इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिक ओड और द रेगुलर ओड। ये सबसे पुराने ओड है, स्ट्रफी, एंटी स्ट्रफी, और सबसे पहले इसको पिंडर लेके आया था। बाद में होरेस नाम के रोमन जो पोएट थे वो भी लेके आए, उनको हरेशन ओड कहते हैं। वो इतने बड़े बड़े ओड स्टेंजा नहीं लिखता था जैसे पिंडर लिखता था, उसने छोटे लिए, लाइन भी उनके अंदर निश्चित करी, जबकि यहां पर स्ट्रफी में लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस अलग होती है स्टेंजा में, एंटी स्ट्रफी में नंबर ऑफ लाइंस अलग होती हैं, उनकी रिदम अलग होती है, राइम स्कीम अलग होती है, और एपोड में अलग होता है। बाद में फिर होरेस आया, तो इनको जो पिंडर ओड है इनको क्लासिकल ओड कहा जाता है, इनको रेगुलर ओड कहा जाता है। इसके ऊपर लिखने वाले जॉन ड्राइडन थे, जिन्होंने सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे लिखा 1687 में, और फिर एलेक्जेंडर फीस्ट 1697 में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड वो लिखा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो आप विक्टोरियन एज में देखेंगे, उन्होंने ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन लिखा। ये बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश लिटरेचर के ओड है जो कॉपी करते हैं कहीं ना कहीं पिंडर को, जिसको आप क्लासिकल ओड भी कहते हैं या उसको आप रेगुलर ओड भी कहते हैं। दीज आर एक्चुअली इंग्लिश ओड्स, ये सारे इंग्लिश ओड्स हैं जो वर्ड्सवर्थ ने लिखे, जॉन ड्राइडन ने लिखे, टेनिसन ने लिखे। कंप्लीट लिबर्टी ऑफ राइम, जिनको राइम स्कीम में अपनी आज़ादी मिली, कैसे भी राइम स्कीम बना सकते हैं, रिदम कैसा भी सेट कर सकते हैं, स्टेंजा की लाइन वाइन सब अपने हिसाब से, मीटर अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आप देखना, जॉन ड्राइडन ने जो अपना ये लिखा है ऑड, इसमें कुछ लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में है, कुछ आयम्बिक ट्राईमीटर में है, कुछ तो आयम्बिक डाईमीटर में भी है ना। तो अलग अलग लाइन की लंबाई छोटी बड़ी, ऐसे स्टेंजा में भी लाइन, नंबर ऑफ लाइंस फिक्स नहीं करी इसने, पूरी आज़ादी, पूरी जो है कंप्लीट लिबर्टी ली है। ड्राइडन का जो एलेक्जेंडर फीस्ट है ये एक ओड है, इट डज नॉट एड्रेस एनीवन, ये किसी को वैसे सीधा संबोधित नहीं कर रहा, अलग अलग लोग होते हैं, बट इम्प्लिसिटली अगर आप अंतर्निहित छुपा हुआ देखें, सीधा तो नहीं दिखेगा बट अंतर्निहित है, एड्रेस द पावर ऑफ म्यूजिक। वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पूरी पोएम के अंदर, पावर ऑफ म्यूजिक की, किस तरह से म्यूजिक के पावर से आप जो है लोगों के अंदर अलग अलग तरह के इमोशंस इवोक कर सकते हैं, इंसाइट कर सकते हैं। ये इस पोएम में आपको अच्छे से बताया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द स्टाइल फीचर्स हेरोइक कपलेट्स, इसमें अधिकतर हेरोइक कपलेट्स हैं, दो दो लाइन के कपलेट्स हैं जिनकी राइम स्कीम ए बी बी सी सी है। मोस्ट ऑफ द लाइंस में ऐसा इसने यूज किया है, हालांकि फिर भी आजादी है। वेरिएड स्टेंजा फॉर्म्स, हर स्टेंजा अलग अलग फॉर्म में है, उनकी राइम अलग है, उनका रिदम अलग है, लाइंस अलग है। इरेगुलर स्टेंजाज हैं, नॉट इन द कस्टमरी हेरोइक कपलेट, जो प्रॉपर हेरोइक कपलेट होता है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, राइम स्कीम ए बी बी सी सी होती है, उस प्रॉपर तरीके को, कस्टम जो परंपरावादी चीजें हैं उनको फॉलो नहीं किया, पूरी आजादी रखी, क्योंकि इसको अपने मन के फीलिंग्स को बताना था, और मन की फीलिंग्स अगर आपको बताना है तो आप उसको लाइंस के नियमों में नहीं बांध सकते, इसलिए इनको अच्छे से फॉलो इसने नहीं किया जानबूझ करके। मीटर जो है वो हर स्टेंजा में बदलता रहता है, सो डू द नंबर ऑफ लाइंस, ऐसे लाइंस भी बदलती रहती हैं। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी पोएम में जैसा चाहा तोड़ मरोड़ दिया। वैरायटी है, वेल्थ ऑफ रिदमिक रिसोर्सेज, रिदम तो बहुत अच्छी है, खूब सारे प्यारे प्यारे रिपीटिशंस यूज किए हैं, खूब प्यारे प्यारे इसने जो है आप कह सकते हैं राइम, वो एलिट्रेशंस यूज किए, गजब के एलिट्रेशंस, फॉल ऑन फॉल ऑन फॉल ऑन फॉल ऑन, ऐसे यूज किया। तेरा ये बोलता है नन बट अ ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, बहुत लाइंस को रिपीट करता है ना। फ्लाइंग फिंगर्स एलिटेशन है, खूब एलिटेशन, खूब एक एक लाइन में चार चार पांच पांच साउंड एक जैसे ले लेता है, खूब गजब का इसने यूज किया है। इस पोएम में देखो बहुत टेक्निकल बात है, बहुत अच्छी बात है, इस बात को जरूर याद रखना आप लोग। इस पोएम में आपको 7 स्टेंजाज मिलेंगे, 7 स्टेंजा, टोटल 140 लाइंस मिलेंगी। अगर हम एक्सक्लूड कर दें
रिपीटिंग ऑफ कोरस एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा। हर स्टेंजा के लास्ट में कुछ लाइंस दे रखी हैं, जो मैंने यहाँ पे आप जब टेक्स्ट पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा आपको कि उसमें लाइंस को मैंने बोल्ड किया हुआ है अलग से। तो उन लाइंस में क्या है दोस्तों, वो लाइंस ऐसी हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो रिपीट हुई हैं। तो वैसे 141 है, बट उन लाइंस को रिपीटिशन मान लें तो 39 लाइंस रिपीट होती हैं। कभी 4 लाइन रिपीट हुई, कभी 5 लाइन रिपीट हुई, कभी 6 लाइन रिपीट हुई, वो टोटल 39 होती हैं। तो 141 प्लस 39 ये मिला करके 180 लाइंस बनती है। अगर हम उन कोरस को इंक्लूड कर लें तो तब तो 140 180 है, इंक्लूड नहीं करते हैं तो 140 लाइंस। ऐसे कुछ लोग आपने देखा होगा 180 लाइंस बता रहे हैं, कुछ 141 बता रहे हैं। जब इसको मैंने ध्यान से देखा, रिसर्च किया, मैंने पढ़ा एक एक लाइन को क्या हुआ है मामला, और चूंकि मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं तो कैलकुलेट किया, पता चला यार ये 39 लाइन जो लास्ट की कोरस है ना, ये रिपीट हो रहे हैं और वो 39 है। तो बस मिल गया पता, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपके लिए मैंने ढूंढा है, सर्च किया है और चीजें बनाई है कि 180 लाइन इस तरह से बनती हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है अपने नोट्स की एक सबसे बड़ी ताकत है। मुझे ये लगता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज बनेंगे। इस तरह से मैंने पिछली कविता में भी एक टेबल बनाई थी, जिन्होंने अपने ऐप के ऊपर क्लास देखी हो, ठीक है ना, और इसमें भी देखो आप, ये इस तरह की एक टेबल हमने बनाई है जो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर देखो स्टेंजा की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ स्टेंजा जो है वो कितने हैं, स्टेंजा यहाँ पर हैं 7, टोटल 7 स्टेंजा आप यहाँ देख रहे होंगे। फर्स्ट स्टेंजा की बात करें तो ये इसमें 15 लाइन्स हैं, 11 तो वैसे और 4 लाइन का एक कोरस, और ये 4 लाइन रिपीट होती हैं दोबारा से, तो ऐसे करके आप 19 लाइन मान सकते हो, और वैसे 15 लाइन है। ये ओपनिंग बैंक्वेट सीन है, जहां शुरू में राजा जो किंग है, किंग अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक पूरा ऐसे एक बैंक्वेट सजा हुआ है, जहाँ पार्टी चल रही है, खाना है, म्यूजिशियन है, अलेक्जेंडर बैठे हुए हैं, उनके साथ उनकी बिलव्ड थाइस बैठी हुई है, म्यूजिशियन टिमोथियस बैठे हुए हैं, उनके बाकी के सोल्जर्स, पियर्स, वो सब साथ में वहां है। और इसी में अलेक्जेंडर की विक्ट्री के बारे में बताया गया डेरियस के ऊपर। डेरियस जो पर्सिया के किंग थे, उनको अलेक्जेंडर ने 331 बीसी में हरा दिया था, और उसी की विक्ट्री के अकेजन के ऊपर ये फेस्टिवल, ये फीस्ट, ये दावत रखी गई थी। उसके बारे में बताया गया शुरू में। जो दूसरा स्टेंजा है आप देखना, उसमें 22 लाइन्स हैं, 17 लाइन्स प्लस 5 लाइन्स का कोरस, और ये 5 लाइन फिर रिपीट भी होती है। तो ये रिपीट अगर देखो ना, लाइन्स को सब जोड़ोगे तो ये लाइन जोड़ने के ऊपर फिर 30 लाइन्स आती है, 39। इंट्रोडक्शन है, अब टिमोथियस के बारे में बताया गया, और टिमोथियस यहाँ अपना पहला गाना गाता है, ए सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग। इसने 5 गीत गाए हैं यहाँ पे। इसका पहला गीत गाता है जो और ओलंपिया के लिए। जो कि जुपिटर भी कहते हैं, इसको ज्यूस भी कहते हैं, ज्यूस, जो कि आप कह सकते हैं गॉड ऑफ स्काई हैं, गॉड ऑफ थंडर है। और वो एक बार अलेक्जेंडर की मां जो ओलंपिया है, उसकी खूबसूरती देख करके वो हेवन से नीचे जमीन पर आ जाते हैं, और उससे एक यूनियन उनका होता है, मिलन होता है, और उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो कहते हैं अलेक्जेंडर है। चूंकि वो जुपिटर का बेटा है, जुपिटर जो किंग ऑफ किंग्स हैं, तो इसी वजह से जो अलेक्जेंडर हैं वो पूरे वर्ल्ड के किंग बन जाते हैं, है ना, पूरी दुनिया को जीतते हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसको हम कहते हैं। ए सॉन्ग फॉर जो एंड ओलंपिया बताया गया। फिर 14 लाइन्स, उसके बाद 14 लाइन्स का तीसरा स्टेंजा आता है, जिसमें ये बेकस जो गॉड ऑफ वाइन है, गॉड ऑफ वाइन, ग्रीक गॉड ऑफ वाइन, उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हियर कम्स द बेकर्स, जो कि एवर यंग, एवर फेयर है, उनको बुलाया था, जो कि वाइन के गॉड है, और उनका कलर पर्पल कलर है, शराब के नशे में है, जॉली गॉड है, उनको जॉली गॉड कहा जाता है। हंसी खुशी के जो विक्ट्री के अवसर पे आते हैं, उन्होंने शराब को इन्वेंट किया, लोगों को बताया कि शराब के क्या फायदे हैं, और उनको शराब पीना सिखाया। और इसमें लाइन आती है, ड्रिंकिंग इज द प्लेजर ऑफ सोल्जर्स, बहुत इमोर्टल लाइन यहाँ पर आती है।
फिर फोर्थ स्टेंजा जब ये बहुत खुश हो जाते हैं, एलेजेंडर इस और नशे में डूब जाते हैं और खूब खुश हो जाते हैं, उनकी प्रशंसा पहले करता है कि तुम तो भाई जौ के बेटे हो, तुम तो भगवान के बराबर हो, तो बड़ा खुश हो जाता है, घमंड में आ जाता है। और जब वो घमंड में आ जाता है तो फिर टिमोथियस को लगता है कि भैया इसको थोड़ा डाउन करना जरूरी है। फिर वो गाना गाते हैं डेरियस का, तीसरा गाना है इनका। पहले जौ का और ओलंपिया का या जौ का गाना कह सकते हो, फिर बेकस का। अब चूंकि वो प्राइड में आ गए हैं, घमंड उनके अंदर खूब आ गया है, तो अब उनका घमंड को कम करने के लिए डेरियस, जिसको हराया है, जिसको उन्होंने मार दिया, उसके ऊपर दया करने के लिए गीत गाते हैं। और ग्रीफ अंदर पैदा होता है एलेजेंडर के, और एक बहुत ही मॉर्नफुल ट्यून बजाते हैं टिमोथियस, और उससे उनको पिटी के भाव जागते हैं, पिटी के भाव जागते हैं, दया के भाव। जब दया के भाव ज्यादा जाग जाते हैं तो पिटी मेल्ट्स द माइंड इनटू लव, फिर पिटी के बाद लव के भाव जागते हैं। कौन से भाव जागते हैं दोस्तों? लव। तो फिर संग ऑफ लव गाया जाता है। एलेजेंडर एंड थेइस जो पेयर है, जो जोड़ा है, उसके बारे में हैप्पी हैप्पी पेयर, हैप्पी 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 पेयर ऐसे कह के गीत गाया जाता है। और एलेजेंडर और थाइस जो है उनके प्यार के बारे में बात की जाती है। जब वो प्यार में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, एलेजेंडर उनकी ब्रेस्ट में जाके सो जाता है, उनकी गोद में सो जाता है थाइस की, तो उसको लगता है ये तो विजेता जो हमारे विक्टर है, वैंक्विश्ड विक्टर, ये कैसे देखो पड़ गया, ये तो बेहोश हो गया शराब के नशे में और लव के नशे में, इसको जगाना जरूरी है। फिर वो एक बहुत जोरदार गाना गाता है बदले की भावना पैदा करने के लिए, सॉन्ग ऑफ वॉर गाता है। और यहाँ 28 लाइन्स हैं, ठीक है ना। कॉल फॉर रिवेंज, रिवेंज का आह्वान करता है कि तुम जिस लड़ाई करने के लिए यहाँ आए हो, अब वो लड़ो और अपने सैनिकों का बदला लो, जिनको इन पर्शिया के लोगों ने, पर्शियंस ने मारा था और उनको दफनाया भी नहीं, वो उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उनको शांत करो, उनको बदला लो, ठीक है ना। फिर ये थेइस भी है, थाइस भी ऐसा कहती है। तो ये पूरे जो पर्सिपोलिस शहर है, उनका जो राजधानी है, कैपिटल है पर्सिया की, उसको जला देते हैं, पर्सिपोलिस को बर्न कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बताया गया कि संगीत में कितनी ताकत है। वो आपके अंदर प्राइड पैदा कर सकती है, वो आपके अंदर जो है वो हैप्पीनेस पैदा कर सकती है, ठीक है ना। वो आपके अंदर फिर पिटी पैदा कर सकती है, और फिर वो आपके अंदर जो है लव पैदा कर सकती है, पिटी से लव, और लव के बाद फिर रिवेंज पैदा कर सकती है, बदला पैदा कर सकती है। तो इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है टिमोथियस और लास्ट वाले में, जो लास्ट है 7th स्टेंजा जिसमें 16 लाइन्स हैं, उसमें कंपैरिजन होता है। टिमोथियस एक तरफ जो ग्रीक म्यूजिकल मैजिशियन है, पेगन है, और दूसरी तरफ हमारी सेंट सिसिलिया है जो क्रिश्चियन पैटर्न ऑफ म्यूजिक है, इन्वेंटर ऑफ ऑर्गन है, उनका जिक्र होता है और बताया जाता है कि ये दोनों पोएट में से कौन महान है। टिमोथियस जो आपके अंदर किसी भी तरह के इमोशंस को इवॉक कर सकता है, प्रोवॉक कर सकता है, या फिर सेंट सिसिलिया जो कि आपके अंदर भक्ति के भाव पैदा करेगी और जो इतना अच्छा गाएगी कि वो एंजल को भी नीचे ला सकती है। शी ड्रू एन एंजल डाउन, ही रेज्ड द मोर्टल, ही रेज मोर्टल टू द हेवन, टू हाई। तो कौन ज्यादा है? वो कह रहा है ये ताकतवर होगा, बढ़िया होगा, लेकिन असली ताज जो है वो सेंट सिसिलिया को मिलना चाहिए, यानी कि पेगन से ज्यादा अच्छे क्रिश्चियंस हैं। इन क्रिश्चियंस की, कैथोलिक की जीत बताना चाहता है जॉन ड्राइडन, और लास्ट में फिर वैसा करता है, यानी कि जो जिसके ऊपर लिखी गई है सेंट सिसिलिया के ऊपर, उसका जिक्र तो यहाँ लास्ट में होता है, लास्ट स्टेंजा के भी ग्रैंड कॉरस में जाके उसका जिक्र होता है। ये जो लास्ट की 10 लाइन्स हैं इसमें, ये ग्रैंड कॉरस है, इसके अंदर ग्रैंड कॉरस है, सामूहिक गीत जो गाया गया है लास्ट में, इस तरह से, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिए आप कैरेक्टर लिस्ट ऑफ द पोएम, बिल्कुल बढ़िया नोट्स हैं, आपको हर चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी कि इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कविता को समझने में इतना आसानी हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए इसमें एलेजेंडर थर्ड, जिनको मैसीडॉन का राजा कहा गया है, ये एलेजेंडर थर्ड है। देखो ध्यान रखना, एलेजेंडर भी थर्ड है और जिसको इन्होंने हराया डेरियस, वो भी थर्ड है ना। किंग ऑफ मैसिडोनिया, इनको मैसिडोनिया का किंग भी कहा जाता है। फरोआ ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के राजाओं को फरोआ कहा जाता है, तो ये इन्होंने इजिप्ट जीत लिया था, तो ये फरोआ भी हैं। इन्होंने पर्शिया को जीत लिया था, तो किंग ऑफ पर्शिया की भी पोस्ट आ गई इनके पास, टाइटल आ गया।
और पूरे एशिया को जीता था, अफगानिस्तान इंडिया तक आ गए थे, तो इनको लॉर्ड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और इनका जो एग्जिस्टेंस है आप देखेंगे तो 4th सेंचुरी बीसी में है ना, 4th सेंचुरी बीसी के अंदर है, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पुराना कैरेक्टर है एलेक्जेंडर भी और टिमोथियस भी। इनके बारे में और देखिए, वाइल थ्रोइंग अ फीस्ट एट पर्सिपोलिस, जब ये पर्सिपोलिस यानी कि पर्शिया को जीत करके जब वहां पार्टी दे रहे थे, फीस्ट दावत दे रहे थे, थ्रो अ पार्टी थ्रो अ फीस्ट, ये वो मतलब है। एलेक्जेंडर फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉन्ग्स परफॉर्म्ड बाय टिमोथियस, वहां पर टिमोथियस सिंगर को बुलाया गया जो बार्ड थे, कवि थे, और उनके गीत सुनकर के बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, क्योंकि इन्होंने इनको जानबूझ करके मैनिपुलेट किया, खेला इनके साथ। माइटी मास्टर, ये हंस रहा था, जैसा चाह रहा था वैसा उस राजा को इसने अपने भावों से, गीत से, संगीत से, म्यूजिक की पावर से उसको मैनिपुलेट कर दिया। तो यानी कि पावर ऑफ म्यूजिक बताई गई है, जिसने पूरी दुनिया जीती, उसको जीतने वाला म्यूजिक है, ये बताया गया इसके अंदर। These songs together with the intoxication by wine, इन सॉन्ग्स में बताया गया कि कैसे वाइन के नशे से, एंड करेजेस फीलिंग्स ऑफ वेंजियंस, उसके अंदर बदला लेने की भावना को एनकरेज करता है, एंड पहले शराब पिलाता है, फिर उसके बदले की भावना को, फीलिंग को भड़काता है टिमोथियस, एंड और किसकी भावनाओं को, एलेक्जेंडर की भावनाओं को, एंड एज अ रिजल्ट, और जब वो इंटॉक्सिकेट हो जाता है वाइन से, और जब इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है वेंजियंस की फीलिंग से, एज अ रिजल्ट टुगेदर विद थाइस, जो इसकी बिलव्ड है, जो इसकी मिस्ट्रेस है, उसके साथ मिलकर के सेट्स फायर टू पर्सिपोलिस, ये पर्सिपोलिस को आग लगा देते हैं। दोस्तों गजब का काम होता है यहाँ पे, कितना म्यूजिक की पावर देखो आप। फिर टिमोथियस, ये ग्रेट म्यूजिशियन है, ये मैजिकल म्यूजिशियन है टिमोथियस, जो बार्ड है, कवि है। ओके, तो टिमोथियस एक बार्ड है, परफॉर्म्स एट एलेक्जेंडर्स फीस्ट एट पर्सिपोलिस, जो एलेक्जेंडर की फीस्ट पर एक गीत गाता है, और वो कैसे खेलता है एलेक्जेंडर के साथ में, लिसनर्स के साथ में, ये यहां बताया गया है। थ्रू हिज सॉन्ग्स टिमोथियस मैनिपुलेट्स एलेक्जेंडर, वो एलेक्जेंडर को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। दिस इवेंचुअली लीड्स टू एलेक्जेंडर्स इंपल्सिव डिसीजन टू बर्न डाउन पर्सिपोलिस, ये क्या करता है, एलेक्जेंडर को इंपल्सिव कर देता है, आवेश में ला देता है, डिसीजन टू बर्न डाउन पर्सिपोलिस, और वो पर्सिपोलिस को जलाने का डिसीजन ले लेता है। तो देखिए, इसलिए तो कहा गया है टिमोथियस का म्यूजिक बुरा है, क्योंकि वो आपको जलाने के लिए प्रेरित कर रहा है, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसा काम सेंट सिसिलिया नहीं करती, क्रिश्चियनिटी ऐसा काम नहीं करती, वो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाती है। वो होली जो एंजल्स हैं, गुड एंजल्स, उनको धरती पर बुला रही है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर है टिमोथियस में और सेंट सिसिलिया में। थाइस कौन है, एक ब्यूटीफुल वुमन है जो एलेक्जेंडर की लवर है। ये फेमस ग्रीक और एथेनियन कॉर्टिजन है, ये उसकी दरबारी है जो एलेक्जेंडर साथ में रहती थी, उसकी बड़ी प्रमुख सेना में एक अधिकारी थी, साथ में रहती थी, कॉर्टिजन थी, और एलेक्जेंडर की मिस्ट्रेस भी थी। उससे एलेक्जेंडर ने शादी तो नहीं करी थी, बट उसको एक कैप्ट के रूप में, एक रखेल के रूप में साथ में रखता था। Who accompanied Alexander on his conquest of Persia, जब पर्शिया को जीता था तब भी उसके साथ में थी। टुगेदर दे सेट फायर टू पर्सिपोलिस, दोनों ने मिलकर के पर्सिपोलिस को आग जलाए। और कहते हैं कि जो हमारी ये थाइज है, ये जो है ना, ये एथेंस की थी है ना, और ये एथेनियन थी। तो जब कभी पर्शिया यहाँ आए थे एथेंस में लड़ाई लड़ने के लिए, और उन्होंने एथेंस को आग लगा दी थी, उसका बदला जो है, रिवेंज, थाइज ने यहाँ लिया। और उसने कहा, जब नशे में था एलेक्जेंडर और उस म्यूजिक से एनकरेज था टिमोथियस के, तो इसने उसको और थोड़ा प्रोवोक कर दिया, मशाल साथ लेके चली गई और उस पूरे शहर में आग लगवा दी एलेक्जेंडर से और उनके सैनिकों से। ऐसा हुआ। द एक्ट वॉज इन रिटेलिएशन, ये एक बदले की भावना थी, रिटेलिएशन यानी बदला, फॉर द पर्सियन बर्निंग ऑफ आवर होम सिटी, क्योंकि पर्सियन ने इसके हर जो अपनी थाइज है, इसके घर, इसका जो एथेंस था उसको जला दिया था, उसका बदला लिया है इन्होंने। अब बात करते हैं ओलंपिया, ये एलेक्जेंडर की मदर है, फिलिप ये एलेक्जेंडर के फादर हैं। तो उसमें कहा भी गया है फिलिप्स वॉर लाइक सन, फिलिप का सन जो बहुत बड़ा वॉरियर है, फिलिप का बेटा है। बैकस गॉड ऑफ वाइन है,
हेलन, हेलन ऑफ ट्रॉय, वाइफ ऑफ किंग मेनेलस है। इस हेलन की जो कंपैरिजन है ना, वो थाइस से की गई है। हेलन की कंपैरिजन किससे की गई है? थाइस से की गई है। थाइस जैसे आग लगवा रही है एलेंडर को प्रोवोक करके पर्सिपॉलिस पे, सेम तरीके से हेलन ने अपने हस्बैंड किंग मेनेलियस से आग लगवा दी ट्रॉय सिटी, ट्रॉय जो सिटी था उस पर। कैसे? इसमें घटना अलग है। हेलन जो थी वो शादीशुदा तो मेनेलस के किंग से थी, उसकी वाइफ थी, लेकिन वहां पर एक बार पेरिस नाम का एक नवयुवक आता है और वो उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो जाती है और दोनों में लव रिलेशंस बन जाते हैं और इसके साथ ये इलॉप हो जाती है, भाग जाती है। और बदला लेने के लिए जो किंग मेनेलस है ये ट्रॉय शहर पर युद्ध लड़ते हैं, ट्रोजन वॉर होता है और बाद में पूरे ट्रॉय को आग लगा दी जाती है। तो हेलन रीजन थी आग लगवाने का ट्रॉय शहर में। ऐसे यहां जो थाइस है उसने आग लगवाई किसके ऊपर? पर्सिपॉलिस सिटी के ऊपर। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये जिक्र किया गया हर अबडक्शन, वो भाग गई थी पेरिस के साथ में। और व्हाट वाज दिस वाज द कॉज ऑफ द ट्रोजन वॉर, और ट्रोजन वॉर की लड़ाई का भी कारण यही था और उस ट्रॉय शहर के जलने का कारण भी था। तो तुलना होती है हेलन की और थाइस की। सेंट सिसिलिया कौन है? ये माना जाता है कि हैव क्रिएटेड द फर्स्ट म्यूजिकल ऑर्गन, पहला म्यूजिकल ऑर्गन इसने बनाया था जो चर्च में रखा जाता है और ये होली लव सॉन्ग्स गाने के लिए, होली सॉन्ग्स फॉर गॉड उनको गाने के लिए होता है। शी ड्रू एन एंजल डाउन, ये एक एंजल को नीचे ले आई ऑन अर्थ फ्रॉम हेवन थ्रू द पावर ऑफ हर म्यूजिक, अपने म्यूजिक की पावर से। इतनी गजब की ताकत, इसलिए इसको सेंट कहा जाता है, पैट्रन सेंट भी कहा जाता है इसको। डेरियस कौन है? डेरियस थर्ड की बात यहां रेफरेंस दिया गया, किंग ऑफ पर्शिया इन 4th सेंचुरी बीसी। डेरियस को जो है डिफीट हराया गया था 331 बीसी के अंदर, एलेक्जेंडर ने उसको हराया था। इसके बाद द फ्यूरीज, फ्यूरीज ये बदला लेने वाली देवियां हैं। रोमन डेइटीज, डेइटीज यानी देवी देवता होते हैं, तो यह देवियां हैं। ये रोमन देवियां हैं जो बदला लेती हैं, ये इंसाफ करती हैं, जजमेंट की देवी हैं, वेंजियंस की देवी हैं, है ना, वेंजियंस बदला। हु आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग स्नेक्स फॉर हेयर, इनके बालों की जगह जो है ना वो स्नेक्स होते हैं, बाल की जगह स्नेक्स हैं। इसका इमेज मैंने आपको टेक्स्ट जो पार्ट 1 है उसमें पढ़ाया है, तो आप देख लेना, उसमें जरूर दिया हुआ है वो फोटो दी हुई है हमने ना स्नेक्स की, कैसे उनके बालों पर स्नेक्स लटके हुए हैं। आप गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। ग्रेशियन गोस्ट, यहाँ पे जो पार्ट 6 है इसका, पार्ट 6 स्ट्रेंजर 6, आप देखना उसके अंदर बताया गया है कि भाई अब तुम खूब मौज मस्ती हो गई, प्यार मोहब्बत हो गई, तुम खूब सो रहे हो, अब जगो, अराइज, जगो और देखो कि कैसे मैदान में तुम्हारे जो ग्रेशन, जो ग्रीक सोल्जर्स हैं वो बेचारे अनऑनर्ड पड़े हुए हैं, उनको युद्ध के बाद मार के पटक दिया गया, उनको प्रॉपर तरीके से उनका जो है वो उनको बैरी नहीं किया गया, उनको दफनाया नहीं गया है। तो उनके बदले लेने के लिए अब तुम पर्शियन पे अटैक करो, है ना। तो ये वाली बात यहाँ होती है। और ये स्पिरिट्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ ग्रीस, उनकी आत्माएं वहां दिखाई जाती हैं। वो डायड इन द बैटल विद पर्शिया, जो पर्शिया से लड़ते समय मर गए थे, एंड हैव नॉट बीन प्रॉपरली बैरिड, और उनको अच्छे से दफनाया नहीं गया था। जौ की बात करें तो जौ जुपिटर हैं, जिनको गॉड ऑफ स्काई और थंडर भी कहा जाता है। इसका नाम देखो, जौ भी है, जुपिटर भी है और ज्यूस भी है, 3 नाम इसके हैं। ही इज द किंग ऑफ रोमन गोड्स, इसको रोमन गोड्स का किंग कहा जाता है। किंग ऑफ गोड्स, देवताओं का भी राजा इसे कहा जाता है, इंद्रदेव कह सकते हैं ना। वैसे जुपिटर का हिंदी में बृहस्पति होता है, बृहस्पति। एंड इज कंसिडर्ड फादर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर द ग्रेट इन रोमन मिथोलॉजी। रोमन मिथोलॉजी में इन्हें फादर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। रीजन क्या है? कहा जाता है मिथोलॉजी के अंदर, रोमन मिथोलॉजी में, कि एक बार जो है वो नीचे आए थे जमीन पर। इनकी जो एलेक्जेंडर की माँ थी ओलंपिया, उसकी खूबसूरती को देख करके, उसके स्नो ब्रेस्ट देख करके, उसके खूबसूरत बदन को देख करके वो बहुत उससे अट्रैक्ट हो गए, इम्प्रेस हो गए, और फिर एक ड्रैगन के फॉर्म में आए और उसके
कमर पर, जो उसकी पतली कमर थी, स्लेंडर जो वेस्ट थी उसकी, उस पर लिपट गए और उनके बीच में एक जो है वो यूनियन, एक मिलन हुआ। और कैसे कि शायद उसी से उसके पेट में एक बच्चा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, एक बच्चा पड़ा, वो स्टेम छोड़ गए अपनी वहां पर। इसमें कविता में दिया गया कि ही लेफ्ट अ स्टेम, और फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, एक बच्चा पैदा हुआ, वो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो बाद में पूरे वर्ल्ड का किंग बना, ऐसा कहा जाता है। और वैसे जो है उसके पिता फिलिप थे, फिलिप और ओलंपिया की संतान थी। बट एक मिथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा योद्धा तो फिर भगवान का ही पुत्र हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना शायद कभी ना कभी हुई होगी, जो ओलंपिया मानती भी कि हाँ ये मेरा बेटा जो है वो जॉव के साथ है। तो ये वाली बात है पूरी, ये एक अल्यूजन है। पोयम थ्रू टिमोथियस, ये पोयम टिमोथियस की तरह में बताती है इसकी तरफ से कि जॉ इन द फॉर्म ऑफ ड्रैगन फादर्ड अलेक्जेंडर, जो ड्रैगन के रूप में आए और उसकी माँ ओलंपिया के साथ उनका मिलन हुआ, उसके वो फादर बने और एक बेटा पैदा हुआ। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से अलेक्जेंडर एज इज सेड द सन ऑफ गॉड और डेमी गॉड, इसलिए अलेक्जेंडर को जो है सन ऑफ गॉड कहा जाता है कि ये देवता के पुत्र हैं, या ये डेमी गॉड है, आधे देवता है, आधे ये जो है वो ह्यूमन बीइंग है, तो ऐसा भी कहा जाता है इनके बारे में। अब देखो नरेटिव एंड थीम्स, कुछ थीम्स हैं नरेटिव में जहां आपको समझ आ जाएगा। तो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, इसके पूरे पार्ट और लाइंस के बारे में देख लिया। अब ये कहानी के रूप में है, इसमें कथा चलती है, पूरी स्टोरी चलती है। तो स्टोरी और थीम्स क्या क्या है देखो, इसमें सबसे पहले एक फीस्ट के बारे में बताया गया, पूरा ड्रामेटिक, पूरा एक ड्रामेटाइजेशन है। फीस्ट है जो बहुत ग्रैंड फीस्ट सेलिब्रेट होती है, अलेक्जेंडर्स विक्ट्री और पर्सिया, बिल्कुल। फिर उसके बाद पावर ऑफ म्यूजिक भी इसकी एक थीम है। एक इसका नरेटिव है जिसमें टिमोथियस एक बार्ड है जो कि स्टिर्स अलेक्जेंडर्स इमोशन, अलेक्जेंडर के इमोशन को झकझोरते हैं बार बार। उसके बाद इमोशनल मैनिपुलेटेशन, उनका इमोशनल मैनिपुलेटेशन होता है, उनको बार बार मैनिपुलेट किया जाता है, उनके विचारों को प्रभावित किया जाता है। म्यूजिक इवॉक्स अ रेंज ऑफ फीलिंग्स, कभी जॉय पैदा करता है म्यूजिक, कभी लव, कभी सोरो, कभी आखिर में फिर रेज, गुस्सा, क्रोध पैदा करता है। बर्निंग ऑफ पर्सिपोलिस, और गुस्से के इंस्पायर्ड होकर के, वेंजियंस के गीत से प्रभावित होकर के अलेक्जेंडर जो है अपनी लवर थाइस के साथ में पर्सिपोलिस को आग लगा देता है। ये घटना पढ़ चुके हैं हम लोग। कंपैरिजन, फिर लास्ट में सीलिया के साथ कंपैरिजन होती है टिमोथियस की। और टिमोथियस रेज द मोर्टल टू द स्काईज, कहते हैं कि टिमोथियस मोर्टल को स्काईज, आसमान की तरफ लेके गया। शी ड्रू एन एंजल डाउन, जबकि वो सेंट सिसिलिया एंजल को धरती पर ले आई। हाईलाइटिंग द डिवाइन पावर ऑफ म्यूजिक, और इस बताया गया कि दो कैसे म्यूजिक के अंदर डिवाइन पावर होती है जिससे म्यूजिक कुछ भी कर सकता है। आप म्यूजिक में बहुत बड़ी पावर होती है, वो सूदिंग पावर भी होती है, वो रेज पैदा करने की पावर भी होती है, लव फीलिंग्स भी पैदा कर सकता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन कैन बी इवॉक्ड थ्रू द पावर ऑफ डिवाइन म्यूजिक, थ्रू द पावर ऑफ म्यूजिक, ये बताया गया है इसके अंदर। आगे देखिए समरी ऑफ द पोएम, इस पोएम की समरी क्या है, शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हम लोगों को देखते हैं। इसमें शुरू में तो बताया गया कि द फीस्ट गिवन बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो पहला स्टेंजा है, एट द पर्शियन कैपिटल पर्सिपोलिस, वहीं पर ये दावत रखी जा रही है। आफ्टर द डिफीट ऑफ डेरियस इन 331 बीसी, 331 बीसी में डेरियस को हराने के बाद अलेक्जेंडर पर्सिपोलिस, जो पर्सिया की कैपिटल है, वहां पे बड़ी दावत रखता है। फिर वहां पर अलेक्जेंडर का कवि है टिमोथियस, जो उसकी प्रशंसा में पहले गीत गाता है ना। सेकंड स्टेंजा में उसको जो का सन कहता है, सन ऑफ गॉड कहता है। और अलेक्जेंडर के इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है बाय द सिंगर्स पोएट्री एंड म्यूजिक, सिंगर की गीत और म्यूजिक से। टिमोथियस ग्लोरिफाइड हिम एज अ गॉड, टिमोथियस अलेक्जेंडर को गॉड की तरह बताता है। पफिंग अप अलेक्जेंडर्स प्राइड, और अलेक्जेंडर के प्राइड को पफ अप करता है, उसको मतलब ऐसे ऊपर उठा देता है। He then sings of the pleasures of wine, फिर वो वाइन के प्लेजर्स की बात करता है कि शराब पीने से कैसे आदमी मैस्मराइज्ड होता है, मंत्रमुग्ध होता है, बहुत हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, अपने सारे पेन को भूल जाता है। स्वीट इज द प्लेजर, स्वीट इज द प्लेजर आफ्टर पेन, पेन के बाद शराब पीने से जो प्लेजर आता है ना, वो बहुत ही स्वीट होता है, वो बताया गया है। शराब पीने के लिए उकसाया जाता है। सारे सैनिक इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग लिकर,
वो शराब पीना शुरू कर देते हैं। एनकरेजिंग एलेजेंडर टू ड्रिंक, वो पीना शुरू कर देता है। फिर सीइंग एलेजेंडर बिकमिंग टू बॉइस्ट्रस, अब शराब पीने के बाद एलेजेंडर जो है वो बॉइस्ट्रस हो जाता है। बॉइस्ट्रस बहुत प्रॉपर वर्ड है। शराब पीने के बाद जो आदमी नाटक करता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, दिल की बातें करता है, कभी रोने लग जाता है ना, वो नौटंकी नाटक होते हैं उसको बॉइस्ट्रस कहते हैं। जो आदमी शोर मचाता है पीने के बाद, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी रफ हो जाता है। ही सिंग्स ऑफ द सैड डेथ ऑफ डेरियस, वो डेरियस के सैड डेथ की बात भी करता है कि कैसे डेरियस जो है वो मर गया और वो पड़ा हुआ है वॉर एरिना के अंदर, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, उसकी कोई आंखें बंद करने वाला भी नहीं है, और कैसे खून में लथपथ पड़ा हुआ, जो कभी एक बहुत भव्य राजा था, शान शौकत हाई पोजीशन पे था, वो कैसे जमीन पर लेटा हुआ है। तो फिर यहाँ एलिन को लगता है कि यार जैसे वो डेरियस बहुत बड़ा राजा था, जब उसकी ये हालत हो सकती है तो मेरी भी तो ये हालत हो सकती है। और वो जो है यहाँ पे रिवॉल्विंग सोचता रहता है, रीथिंकिंग करता है और दुखी हो जाता है, यानी स्टार्ट्स टू वीप, वो रोना शुरू कर देता है ना, दुखी हो जाता है, शांत हो जाता है। ही देन लॉर्ड्स द ब्यूटी ऑफ थाइस, इसके बाद जो हमारे कवि हैं इसमें टिमोथियस, वो थाइस की ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, वो कितनी यंग है, कितनी खूबसूरत है, वो ईस्टर्न ब्राइड की तरह लगती है। एलेजेंडर्स लवर मेकिंग द किंग्स हार्ट मेल्ट, और उसकी बात करके कहता है कि तुम यार क्या लड़ाई लड़ते रहते हो एलेजेंडर, तुम्हारे पास देखो कितनी खूबसूरत महिला है ना, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इस खूबसूरत महिला का आनंद उठाओ, इसको एंजॉय करो, इसके साथ मस्ती भरे पल गुजारो थोड़े बहुत, ये क्या तुम लड़ाई लड़ाई में गुजरते हो, है ना। ऑनर इज द बबल, ऑनर तो बबल है, वॉर का कोई वॉर तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी, आप लड़ोगे फिर अगला बदला लेगा आपसे, फिर कभी आप बदला लोगे, लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती हैं। तो बीच बीच में एंजॉय भी करो लाइफ को, लाइफ एंजॉय करने लायक भी है, वर्थ एंजॉइंग, ऐसा बताता है उसको। फाइनली ही एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ एंगर, और लास्ट में 6th स्टेंजा में उसके अंदर एंगर की भावना पैदा करता है, वेंजियंस की भावना पैदा करता है, कॉजिंग थेइस एंड एलेजेंडर टू बर्न डाउन द पर्शियन पैलेस, और इसका कारण एक थाइस भी होती है, और फिर वो पर्शिया का जो पैलेस है उसको जला देते हैं, इन रिवेंज फॉर पर्शियाज प्रीवियस आउटरेज अगेंस्ट ग्रीस, क्योंकि पहले पर्शिया वालों ने इनके ग्रीस के महलों को जलाया था, एथेंस के महलों को जलाया था, तो उसका भी रिटेलिएशन करते हैं, उसका रिवेंज लेते हैं, वेंजियंस लेते हैं और उसको जला देते हैं। तो ये तो कहता है टिमोथियस कि ये लड़ाइयाँ हमें चलते रहेंगी, पहले उन्होंने आपके घरों को जलाया, अब आप उनके घरों को जलाने आ रहे हैं, पर्शियन अबोर्ड, पर्शियन पैलेस, पर्शियन टेम्पल्स को आप जला रहे हैं, है ना, कभी उन्होंने आपके घरों को जलाया था, फिर अब वापस वो कभी जलाएंगे, ये लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए लाइफ को एंजॉय करो, ऐसा भी कहा जाता है इसमें। द पोएम देन मूव्स अहेड इन टाइम टू डिस्क्राइब सेंट सिसिलिया, और लास्ट में सेंट सिसिलिया की बात करते हैं, इन्वेंटर्स ऑफ द वोकल फ्रेम, जिन्होंने वोकल फ्रेम को इन्वेंट किया, यानी कि ऑर्गन को इन्वेंट किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, हु इज ट्रेडिशनली सपोज टू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट ऑर्गन, पहला ऑर्गन उसने बनाया था, एंड इंस्टीट्यूटेड क्रिश्चियन सैक्रेड म्यूजिक, और उसने क्रिश्चियन सैक्रेड म्यूजिक क्रिएट किए, कई भजन कीर्तन उसने लिखे गाए, जो बहुत हमारे यहाँ क्रिश्चियन लिटरेचर में उनको जो है याद किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, उनको एंजॉय किया जाता है। पोएम कंक्लूड्स दैट वाइल टिमोथियस रेज्ड अ मोर्टल टू द स्काइज, लास्ट में कहा जाता है कि जैसे टिमोथियस ने तो मोर्टल यानी कि मानव को, किंग एलेजेंडर को उठा करके आसमान तक पहुंचा दिया, उसका लेवल बहुत ऊंचा कर दिया, गॉड की तरह बना दिया, लेकिन जो हमारी सेंट सिसिलिया है, शी ड्रू एन एंजल डाउन, वो गॉड को नीचे ले आई, वो तो एंजल को जो है वो नीचे ले आई, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये इसी की बताई गई है। अब आगे हम बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना, इस पोएम के बारे में, जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आई होप। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, वैसे देखो सारी बातें मैंने बता दी, समरी बता दी, नरेटिव बता दिए, थीम्स बता दिए, इनके कैरेक्टर्स बता दिए, तो पूरी बात कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। फिर भी इससे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, और इस तरह के काम ना हमने हर पोएम में किए हैं दोस्तों। जो स्टूडेंट हम जुड़े हुए हैं ऐप पे वो तो जानते हैं कि हर पोएम में हमने ये वाला काम किया है, जो बहुत गजब का काम है। और ये सारा काम करने में दोस्तों, ये सारा काम करने में मैं आपको बताऊं, देखो हम कैसे काम करते हैं, मैं तो मेरा बता रहा हूं कि जब पहले दिन जब एक कविता हम शुरू करते हैं
फर्स्ट डे उसका एक मैटर इधर बुक से, उस बुक से, नेट से, विकीपीडिया से, कहीं से भी जहाँ से चीज़ें अच्छी मिलती हैं उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उनका प्रिंट निकलवाया जाता है, फिर उसको पढ़ करके समझ कर जो उसमें गलतियां हैं वो और उनको किस ऑर्डर में जमाना है वो काम किया जाता है। वो मोटा मोटा रफ काम होता है एक बार, फिर वो करवा करके फिर एक बार प्रिंट लिया जाता है। उससे आपको समझ में आता है कि चीज़ें यहाँ पूरी प्रॉपर तरीके से, अब इसको अंडरलाइन करना है, इसको बोल्ड करना है, इस पे इनको लगाना है, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ छाट के इसको क्रम में लिखना है, वो सब वो फिर तीसरा काम होता है। तो इन चीज़ों में आपको 2-3 दिन लगते हैं। एक दिन आप करोगे, फिर पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे, सब समझोगे, फिर करोगे, फिर वो करने के बाद उनकी पीपीटी तैयार होती है, पोएम की पीपीटी, टेक्स्ट की, इन नोट्स की, फिर क्वेश्चंस तैयार होते हैं। ऐसे 4 दिन लग जाते हैं। फिर एक दिन आपको पोएम पढ़ाई जाती है, 5 दिन 6 दिन लग जाते हैं। ऐसे करके लगभग लगभग मान लो 1 हफ्ता 5-6 दिन एक पोएम में तैयार होने में अच्छे तरीके से लगते हैं। इसलिए टाइम लगता है इन चीज़ों में। बट ये डेफिनेटली है कि आप अगर ग्रामर पढ़ते रहेंगे, आप अगर अपना लिटरेचर का दूसरा पोर्शन पढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपको बाद में ये चीज़ें भी आपको, आप ये सब मिलती जा रही हैं साथ साथ में। और ऐसा नहीं है कि साहब ये टाइम नहीं मिलेगा तो रिवीजन इसी को नहीं करना, आपको जीके भी पढ़ना है, ये सब आपको मिल जाएगा। ये 2-3 महीने में लगभग लगभग आपके पास सारा आ ही जाएगा। पिछला जो आया जा रहा है उसको पढ़ते रहो, आगे ये और कुछ भी आ जाएंगे इस तरह से पॉइंट्स। फिर लास्ट में थोड़े बच्चे कुछ है वो लास्ट के 15-20 दिन में, 1 महीने में और आ जाएंगे, तो उनको तो पढ़ने में आपके पास फिर भी 2-3 महीने बचेंगे, तो आप आराम से इनको रिवाइज कर लोगे। ऐसे 4-5 महीने आपके पास हैं, पूरा अच्छे से कोर्स कंप्लीट होकर बढ़िया तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अच्छी चीज़ के लिए तो टाइम लगता है, ये मैं बता दी आपको शेड्यूल, ये टाइम लगता है पूरा इसके अंदर ना। ऐसे कविता के अंदर 5-6 दिन लगते हैं अपने को, ये रहता है इसमें। देखो भाई, है ना, तो आई होप कि आप पूरा सपोर्ट करेंगे और इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। अब ये चीज़ कम मिल रही है तो हर चीज़ में ना एक पॉजिटिविटी ढूंढो कि आप एक काम करो, जीके को अच्छे से पूरा पढ़ लो, उसको 2-3 बार पढ़ लो अभी से ही। आप ना ग्रामर को 2-3 बार पढ़ लो, उसकी मेरी बुक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं, टेंस पे 500-600 क्वेश्चन है, वॉइस पे 500-600 क्वेश्चन है ना, अपना सब टॉपिक पे 500-600-700 क्वेश्चन है, वो कर लो। आप पूरी वोकैब याद कर लो, पूरी जीके याद कर लो, उनको रिवाइज कर लो 3 बार। केवल एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दो, वो आप 1 महीने में 5 बार रिवाइज कर लोगे, 3 बार रिवाइज कर लोगे, सब कुछ नोट्स आ गए, सब कुछ लिखी आ गई, चीजें अंडरलाइन हो गई, बोल्ड हो गए, केवल वही पढ़ना है, अब अच्छे से हो जाएगा आपको। एक बार कविता देखी, सुनी क्लास और उनको पढ़ते रहे तो पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, ये काम आपको करना है। चलो भाई, अब देखो थोड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ये एलेक्जेंडर फीस्ट एक ओड है रिटन टू सेलिब्रेट सेंट सिसिलियाज डे इन 1697। ये सेंट सिसिलिया डे को सेलिब्रेट करने के लिए 1697 में लिखा। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये ओड है, सेंट सिसिलिया को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया है और 1697 में लिखा है। लिखने वाला इसको जॉन ड्राइडन है। इसका जो फुल टाइटल है, एलेक्जेंडर फीस्ट तो है ही, और द पावर ऑफ म्यूजिक है, और इसके आगे लिखा हुआ है एन ओड इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलियाज डे। ये पूरा इसका जो है फुल टाइटल है। इस फुल टाइटल को आप जरूर याद रखना, ठीक है। नरेटिव जो है, इसकी जो कहानी है, ये इंस्पायर्ड है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने एलेक्जेंडर फीस्ट के बारे में लिखा था कि एलेक्जेंडर कैसे अपनी दावत देता है पर्शिया को जीतने के बाद। तो वहां से इसने रेफरेंस उठाया जॉन ड्राइडन ने, और फिर अपनी पोएम के अंदर उसके उस रेफरेंस को यहाँ इंक्लूड किया, जो प्लूटार्क ने सबसे पहले यूज किया था। वहां से इसने प्लूटार्क से लिया है जॉन ड्राइडन ने। द ओड वॉज ओरिजिनली सेट टू म्यूजिक बाय जर्मिया क्लार्क। जब 1697 में ये ओड लिखा जॉन ड्राइडन ने, तो इसका म्यूजिक भी क्रिएट किया गया था, कंपोज किया गया था, वो थे क्लार्क, जेरमिया क्लार्क। लेकिन वो जो ओरिजिनल म्यूजिक था वो बाद में लॉस्ट हो गया, वो कहीं खत्म हो गया। वो जो बनाया था ना म्यूजिक, वो ये मान लो कि वो सीडी या वो कैसेट वो गायब हो गई, वो रिकॉर्ड गायब हो गया, वो स्कोर गायब हो गया। तो फिर बाद में एक बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे, उसके लिए भी 1739 में म्यूजिक तैयार किया था हैंडल ने, जॉर्ज हैंडल। और फिर बाद में उन्होंने इस अपने एलेक्जेंडर फीस्ट द पावर ऑफ म्यूजिक, इसके लिए भी म्यूजिक तैयार किया, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप उसको सुनेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, जरूर सुनना मेरे कहने से, है ना। 1683 में म्यूजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, उसने 1683 में डिसाइड किया कि भाई हमें सेंट सिसिलिया की प्रशंसा में, जो कि म्यूजिक की पैट्रन सेंट हैं, उनके एनुअली उनके ऊपर एक ओड लिखना है। और उसी क्रम में ड्राइडन ने पहले 87 में एक सिसिलिया डे लिखा, 87 में,
और फिर बाद में 1697 में जो है एलेक्जेंडर्स फीस्ट लिखा, उसी क्रम में, उसी परंपरा को निभाते हुए ऐसा हुआ। फिर आगे देखिए, इट वॉज रिटन इन सिंगल नाइट, ये सिंगल नाइट में लिखा गया था, एट वन सिटिंग, एक ही रात में, एक ही रात में, इसको एक रात में लिखा था। उन्हें कहा कि यार तुम लिखो, उसके दोस्तों ने, और पहले भी तुम लिख चुके हो 1687 में, एक बार और लिख दो, बड़े कवि हो। इन्होंने पूरी एक रात में लिखा उसको, जब तक खत्म नहीं हुआ ये सोए नहीं। इसने दोस्त को पत्र लिख के भी लिखा है, एक सिटिंग के अंदर बस बैठे और लिख करके ही खड़े हुए। ये कहते हैं अपने दोस्त को, आई हैव बीन अप ऑल नाइट, मैं पूरी रात जगा रहा। माई म्यूजिकल फ्रेंड्स मेड मी प्रॉमिस टू राइट एन ओड फॉर देम इन ऑनर ऑफ फीस्ट ऑफ सेंट सिसिलिया, मेरे दोस्तों ने मुझसे वादा करवाया कि मैं सेंट सिसिलिया की प्रशंसा में, ऑनर में कोई एक ओड लिखूं। एंड आई वॉज सो स्टक, और मैं उस वादे में, उस काम में इतना ज्यादा उलझ गया, फंस गया, विद द सब्जेक्ट विच अकर टू मी दैट आई कुड नॉट लीव इट अंटिल आई हैड कंप्लीटेड इट, कि मैं इतना उसमें एंजॉय किया, मैं इतना उसमें मतलब इन्वॉल्व हो गया कि जब तक मैंने वो पूरा टॉपिक खत्म नहीं किया, पूरी ओड खत्म नहीं किया, मैं उठा ही नहीं। ये गजब का काम इन्होंने किया, एक नाइट में, एक सिटिंग में इन्होंने लिखा था। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ फीस्ट, इसमें एक दावत की बात बताई गई है, बाय एलेक्जेंडर द ग्रेट। द बार्ड टिमोथियस यूजेज हिज म्यूजिक टू मैनिपुलेट एलेक्जेंडर्स इमोशंस, और वो उसके इम्पल्सिव हो जाते हैं, प्राइड से, वेंजियंस से, और अल्टीमेटली वो जो है पर्सिपोलिस, द कैपिटल ऑफ पर्सिया को आग लगा देते हैं। ये बड़ी घटनाएं होती है। ये चीजें याद ही हो गई होंगी, मुझे लगा नाम याद हो गए होंगे, सब चीजें याद हो गई होंगी। और आप इसका अगर फर्स्ट पार्ट भी पढ़ लिया है तो फिर तो बिल्कुल सेट होगी आपके दिमाग में, इसी से चीज समझ में आ गई होंगी। द पोएम कंक्लूड्स बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ टिमोथियस म्यूजिक टू दैट ऑफ सेंट सिसिलिया। इसमें कहा जाता है कि जो टिमोथियस की पावर है म्यूजिक की, उसकी कंपेयर, तुलना की जाती है सेंट सिसिलिया के पावर ऑफ म्यूजिक से। द पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक, जो कि म्यूजिक की पैट्रन सेंट है, संरक्षिका है, देवी हैं, संत हैं, उनकी और तुलना की जाती है टिमोथियस से। रिटन इन कमोमरेशन ऑफ सेंट सिसिलिया डे, ये सेंट सिसिलिया डे की याद में ही लिखी गई है 1697 में। एलेक्जेंडर फीस्ट, या इसका नाम द पावर ऑफ म्यूजिक भी है। ये एक पोयम है जिसमें एबिलिटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की उस योग्यता की बात की गई है कि टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर, कि कैसे म्यूजिक जो है वो ह्यूमन इमोशन को, कैसे जो म्यूजिक है वो इमोशन बिहेव को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है ना, उसको इन्फ्लुएंस करता है। गिविंग अ फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ फीस्ट हेल्ड बाय एलेक्जेंडर द ग्रेट, यहाँ एक दावत रखी जाती है, जो ये जो एलेक्जेंडर द ग्रेट है उसने दावत रखी, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज विक्ट्री और पर्सिया अंडर किंग डेरियस को उसने हराया था, उसके लिए एनोनिमस स्पीकर, जो स्पीकर है इसका नाम पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन ये सारी कविता आपको सुना रहा है, बता रहा है। जॉन ड्राइडन लिखने वाला है, लेकिन कविता बोल कौन रहा है कि एलेक्जेंडर बैठा हुआ था, टिमोथियस आया, उसने गीत गाए, कौन कह रहा है नहीं पता, एनोनिमस है, उसका कोई नाम नहीं पता। डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस एट द इवेंट इलिसिट डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्स, कैसे अलग अलग पार्ट में म्यूजिक जो है वो अलग अलग इमोशंस को जो है इवॉक करता है, फ्रॉम द किंग, राजा से निकलवाता है अलग अलग उसको मैनिपुलेट करके। हाउ द परफॉर्मेंस इवेंचुअली एनकरेज हिम एंड हिज पीपल टू डिस्ट्रॉय द पर्शियन कैपिटल, और लास्ट में तो उसको इतना ज्यादा प्रोवोक कर देता है कि वो पर्सिपोलिस को जो है वो जला देता है, पर्शिया के उस राजधानी को जला देता है। द पोएम रन्स इन नरेटिव फॉर्म, बहुत अच्छी लाइन है, ये पोएम नरेटिव फॉर्म में लिखी गई है, ये एक स्टोरी की तरह है, इसमें ड्रामा की तरह सिचुएशंस हैं, इसमें ड्रामा की तरह कैरेक्टर्स हैं, इसमें घटनाएं हो रही हैं, इसमें डेवलपमेंट है कहानी का, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है, फिर क्लाइमैक्स भी आता है और लास्ट में एक रेजुलेशन भी होता है, पूरा ड्रामा की तरह है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, पूरी कहानी को डिस्क्राइब किया गया है, बहुत सारी विविड इमेजरी, इतनी इमेजरी है दिमाग में, इतने चित्र बनेंगे कि कैसे टिमोथियस गाना गा रहा है, कैसे एलेक्जेंडर जो है वो बैठा हुआ है, कैसे उसकी वाइफ साथ में बैठी हुई है, कैसे पार्टी चल रही होगी, कैसे उन्होंने पर्सिपोलिस को आग लगा दी होगी, बेकस की इमेज को आप फिर विजुलाइज करेंगे, फिर कभी आप जॉ की उसको विजुलाइज करेंगे इमेज को, फिर आप फ्यूरीज, जो फ्यूरी जिनके बालों में स्नेक्स हैं या स्नेक्स बालों की जगह स्नेक्स लगे हुए हैं, उनको आप इमेज करते हो। तो म्यूजिक को कैसे आप ऑडिटरी इमेजरी करते हो, गजब की इमेजेस हैं, बहुत पूरा दिमाग में चित्र बनता है। इसमें आपको मिथ भी मिलेगी,
लेजेंड्स, पुरानी कथाएं भी मिलेंगी, हिस्ट्री का भी जिक्र है। देखो पूरा प्रॉपर है। एलेक्जेंडर थर्ड ने डेरियस थर्ड को 331 में हराया था, और उसके बाद पर्सिपोलिस को आग लगाई थी, और वहां वो रुके थे, उन्होंने फीस्ट भी दी थी, परंपरा थी, पूरी हिस्ट्री में ऐसा होता है। तो जो हुआ उसको बताया, साथ में मिथ और लेजेंडरी भी जोड़ दी, लेजेंड्स भी जोड़ दिए, और एक बहुत अच्छी सी कंपेलिंग नरेटिव बना दी। ध्यान रखना, मैंने बताया था ये ओड है, लेकिन ये ओड रोमांटिक पोएट्स की तरह पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल ओड है, जहां जॉन ड्राइडन अपने आप को कहीं शामिल नहीं करता। इसमें पर्सनल सेंटिमेंट्स नहीं है, नो पर्सनल सेंटिमेंट्स, इमोशंस नहीं है। द पोएट कीप्स हिमसेल्फ कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। यहाँ जो पोएट है वो पूरा अपने आप को पिक्चर के बाहर रखता है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मच ऑफ लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी पोएट्री। और ये नियो क्लासिकल एज का है, 1660 जो कि आप कह सकते हैं 17th सेंचुरी है, और ये 1798 तक चली, तो 18th सेंचुरी भी हो गई। उस एज में चलता था कि पोएट अपने आप को शामिल नहीं करता, ये इम्पर्सनल लिखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, जबकि बाद में रोमांटिक एज आएगी जो सब्जेक्टिव लिखते हैं, पर्सनल लिखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को शामिल करता है, पीबी शैली, जॉन कीट्स, वो उस कविता में होते हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशी, उनकी फीलिंग्स वहाँ दिखाई देती हैं आपको। जबकि जो न्यू क्लासिकल वाले हैं वो इम्पर्सनल लिखते हैं, है ना, वो अपने आप को शामिल नहीं करते हैं। तो ये था उस एज में, तो वो जॉन ड्राइडन ने फॉलो किया है। ओपनिंग स्टेंजा की अगर हम बात करें तो वापस देखो, अलेक्जेंडर एक रॉयल सेलिब्रेशन करते हैं, है ना, बहुत इंपीरियल शाही सिंहासन है, उसकी लवली थाइस उसके बगल में बैठी हुई है, उसके चारों तरफ उसके ब्रेव जनरल्स हैं, वॉरियर्स बैठे हुए हैं, जो वियरिंग रीथ्स ऑफ विक्ट्री, जिन्होंने अपने फोर हेड के ऊपर, अपने ब्रोस के ऊपर यहाँ पर ऐसे रोजेज और मर्टल की जो ऐसे वो लगा रखे हैं, ताज क्राउन से पहन रखे हैं, है ना, वो बैठे हुए हैं, मेड ऑफ रोजेज एंड मर्टल। फिर देखो पहला सॉन्ग गाया जाता है जो के बारे में। तो फर्स्ट सॉन्ग किसके बारे में गाया? जो और ओलंपियन जो है, जो ओलंपियन गॉड हैं जो, उनके बारे में, कि कैसे वो एक ड्रैगन की शेप में आते हैं और ओलंपिया के पास आते हैं, और उनके मिलन से फिर यूनियन से अलेक्जेंडर पैदा होता है, डिवाइन ओरिजिन माना जाता है। और ये सॉन्ग बताया जाता है कि जो हमारे अलेक्जेंडर है उनमें गॉड लाइक क्वालिटीज़ हैं, और उससे अलेक्जेंडर जो है वो बहुत खुश हो जाता है, अपने आप को भगवान समझने लगता है, और वो घमंड में चूर हो जाता है। ये सेकंड स्टेंजा में बताया गया है। फिर स्टेंजा सेकंड में ही ये बताया गया है कि टिमोथियस बिगेन टू प्ले द लायर, वो अपने लायर बजाता है, ट्रेमलिंग नॉट्स असेंड द स्काई, और जब उसे धुनें निकलती हैं, उसके तारों को ट्रेम्बल हिलाने से वो जो धुनें निकलती हैं वो आसमान की तरफ जाती हैं, एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर, और वहाँ पर भी लोग इंस्पायर होते हैं, और उस म्यूजिक को सुन करके जो नीचे आता है ना, ओलंपिया के पास, या फिर आप कह सकते हैं कि ये अलेक्जेंडर को ऊपर पहुंचा देता है, भगवान बना देता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ही रेज द मॉर्टल टू द स्काईज, है ना। और पावर ऑफ म्यूजिक बताया जाता है कि कैसे आदमी को इन्फ्यूरिएट कर सकते हैं, राउजिंग हिम टू एक्शन, उसको एक्शन करने के लिए भड़का सकते हैं। 30 स्टेंजा में बेकस की बात होती है, जो गॉड ऑफ वाइन है, जिसके बारे में कहा गया कि एवर फेयर एंड एवर यंग, जो हमेशा सुंदर है, हमेशा यंग है, क्योंकि वो मौज मस्ती करने वाला है, खुश रहने वाला है। बेकस गॉड ऑफ वाइन है, जो हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा सुंदर रहते हैं। एंड हुज फेस इज ऑलवेज फ्लश्ड विद वाइन, और उसका चेहरा शराब पीने से पर्पल रंग का चमकता है, फ्लश पर्पल, ऐसे आते हैं लाइन उसके अंदर ना। फिर बेकस गैव टू द वर्ल्ड द जॉय ऑफ ड्रिंकिंग, बेकस ने ही दुनिया में वाइन को इंट्रोड्यूस किया, ड्रिंकिंग का आनंद स्वाद चखाया लोगों को, एंड दस कन्फर्ड अ ब्लेसिंग ऑन मैनकाइंड, और मैनकाइंड के ऊपर एक आशीर्वाद स्वरूप में शराब को दिया, जैसे अपने सोमरस मानते हैं देवताओं ने दिया, ऐसे वाइन दी। और कहा जाता है ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, बहुत गजब की लाइन है, ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर। और इसमें कहा जाता है स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन, पेन के बाद स्वीट जो है वो आनंद के रूप में आती है ना। दर्द जो है, एक लड़ाई लड़ने के बाद सैनिक जब शराब पीते हैं उनको बड़ा आनंद आता है, ये बताया गया है। द नेक्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग, अगले स्टेंजा में इसी सॉन्ग के प्रभाव को बताया गया है ऑन द ऑडियंस, ऑडियंस के ऊपर। इट स्टिर्ड द वॉर लाइक स्पिरिट ऑफ अलेक्जेंडर, फिर वो अलेक्जेंडर के अंदर युद्ध योद्धा के रूप में भाव भड़काती है कि किस तरह से वो युद्ध में लड़ता है, युद्ध में मरे हुए कोई मारता है, स्लू द स्लेन थ्राइस थ्राइस, 3 बार मारता है। फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, उसने लड़ाइयां खूब लड़ी, बार बार लड़ी,
और अब वो इमेजिनेशन में पहुंच जाता है ना, टिमोथियस के गाने से, और वापस वही लड़ाई जो उसने लड़ी वापस इमेजिन करता है। एंड थ्राइस ही राउटेड ऑल हिज फोर्स, और तीन बार उसने अपने दुश्मनों को राउट किया, दबाया, कुचला, हराया। एंड थ्राइस ही स्लू द स्लेन, और 3 बार मरे को मारा, स्लू द स्लेन। गजब के इसमें हाइपरबली यूज की गई है, आयरनी यूज की गई है ना, बहुत गजब, एंटीथेसिस, बहुत गजब की पोयम है ना। ये बहुत बहुत जोशीली, इमोशंस जगा देने वाली पोयम है। ऐसे बोलता है, गाता है वो। टिमोथियस नोटिसेस हाउ द सॉन्ग हैड अराउज्ड द किंग्स स्पिरिट्स। टिमोथियस कहता है कि कैसे गाना जो है राजा के भावों को है ना ऐसे इवॉक करता है, इंसाइट करता है, स्पिरिट भावना जगाता है। चेंजेस द टेनर ऑफ हिज म्यूजिक, वो अपने जैसे म्यूजिक के टेनर को चेंज करता है, वो प्रेस से पिटी की तरफ आता है, मेलनकलिक, तो मेलनकलिक हो जाता है राजा। फिर वो लव की तरफ जाता है तो राजा के अंदर लव की फीलिंग्स आ जाती हैं। फिर वो रिवेंज की भावना भड़काता है तो रिवेंज की भावना भड़क जाती है। कैसे वो खेलता है म्यूजिक के साथ। दिस टाइम ही स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ सैडनेस, फिर जैसे वो 4th स्टेंजा में सैडनेस का गीत गाता है, मेलनकलिक, डेरियस की मौत के ऊपर, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अराउजिंग पिटी इन एलेक्जेंडर्स हार्ट, और फिर एलेक्जेंडर के हार्ट में दया की भावना जाग जाती है। He sings of the tragic fate of Darius, वो डेरियस के ट्रेजिक फेट की बात करता है। Who was stabbed by treacherous friends, उसके जो ट्रेचरस फ्रेंड थे, धोखेबाज दोस्त, जिनको वो बाउंटी फेड, उसमें लिखा हुआ खूब खिलाता पिलाता था। They deserted him, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। Abandoned him, उसको छोड़ के चले गए, अकेला छोड़ गए। जो लड़ रहा था उसको धोखा दिया, दूसरी टीम में शामिल हो गए। और फिर जब मर गया तो उसकी आंखों को बंद करने के लिए भी कोई फ्रेंड नहीं था, नो फ्रेंड टू क्लोज हिज आईज, जो कि एक परंपरा होती है, एक ऑनर होता है कि मरने के बाद मरे व्यक्ति की आंखों को बंद करना चाहिए। कोई नहीं था। डेरियस की इतनी बुरी मौत होती है, वेल्टरिंग इन ब्लड, खून में लथपथ रहता है, अकेला पड़ा हुआ है, कोई दफनाने वाला नहीं है, ऐसी मौत होती है उसकी। टीयर्स फ्लो फ्रॉम एलेक्जेंडर आइज, ये सब सुन करके एलेक्जेंडर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। एज ए लिसन टू द सॉन्ग ऑफ बिट्रेड किंग, जब वो धोखा खाए हुए राजा का गीत सुनता है, डेरियस का, ये बिट्रेड किंग कौन है? डेरियस। इस बिट्रेड किंग का जब गीत सुनता है, हु ले डाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, जो खून के पूल में लथपथ पड़ा हुआ है, खून में लथपथ मैदान में पड़ा हुआ है, कोई इसको संभालने वाला नहीं है। जब 5th स्टेंजा आता है, जब इतना दुख पैदा हो जाता है, तो फिर टिमोथियस कहता है, पिटी मेल्ट्स द माइंड इनटू लव, कि दया से फिर उसके बाद लव की फीलिंग्स जागती हैं। अब वो उसके अंदर जब लगता है कि बहुत दुखी हो गया किंग एलेक्जेंडर, अब इसमें यार फिर भाव पैदा करते हैं, नए लव की फीलिंग्स पैदा करता है। पहले प्राइड, फिर उसके बाद सोरो, अब उसके बाद लव। पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव, टू प्ले स्वीट सॉफ्ट नोट्स ऑन हिज लायर, अब अपनी लायर पर सॉफ्ट टेंडर गीत गाता है, धुन धुन सुनाता है, नोट्स। दिस म्यूजिक मेक्स एलेक्जेंडर अवेयर ऑफ हिज ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस, अब वो अपनी ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस के बारे में कल्पना करता है। थाइस, जो उसके सामने साथ बैठी हुई है, सिटिंग बिसाइड हिम, ही इज नाउ कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लव एंड वाइन, अब वो लव के भी इन्फ्लुएंस में है और साथ में वाइन तो उसने पी रखी है। एंड forgets himself as he gazes into her beautiful eyes, अपने आप को भूल जाता है और उसकी खूबसूरत आंखों में झांकने लगता है, थाइस की आंखों में। Becoming so affected, इतना प्रभावित हो जाता है लव और वाइन से, that he faints on her bosom, वो उसके ब्रेस्ट पर, उसके बॉसम पर, उसकी बाहों में, आर्म्स में जाके सो जाता है, लेट जाता है, उसको नींद आने लग जाती है। दिस स्टेंजा illustrates, ये स्टेंजा बताता है, 5th स्टेंजा, हाउ सॉफ्ट एंड वल्पचुअस, सेंसुअल, जो सेक्सुअल स्ट्रेन्स हैं, सॉफ्ट और जो सेक्सुअल गीत होते हैं, रोमांटिक गीत होते हैं, ऑफ म्यूजिक कैन इंसाइट द लिसनर टू लव, वो सुनने वालों में लव की फीलिंग्स को इंसाइट कर सकते हैं, है ना, पैदा कर सकते हैं, इवोक कर सकते हैं। ये 5th में बताया गया। 6th में भी बदले की बात होगी। फिर टिमोथियस वापस नोट चेंज कर देता है, धुन चेंज कर देता है, म्यूजिक चेंज कर देता है। इस बार वो लाउड एंड विग्रस म्यूजिक, बहुत जोर से और जोशीला गीत गाता है, विग्रस, जोशीला। विच अर्जेस द किंग टू गेट अप, अब राजा अपनी नींद से उठता है, वापस हो गया था बाहों में उसके थाइस के, अब उठता है, यार ये क्या हुआ, कैसा गीत गा दिया।
एंड अवेंज द डेथ ऑफ दोज ऑफ हिज सोल्जर्स, और जो इसके सोल्जर्स थे उनकी मौत का बदला लेने की सोचता है। हैड बीन किल्ड इन द बैटल ऑफ विद द पर्शियंस, जो पर्शियंस के युद्ध में कभी मारे गए थे पहले। दिस सॉन्ग फिल्स एलेजेंडर विद द फ्यूरी ऑफ रिवेंज, उसके अंदर बदले की आग पैदा कर देता है ये गीत। He begins to set fire to the buildings of Persepolis, Persepolis जो बिल्डिंग्स थी, जो घर थे, जो मंदिर थे, चर्च थे, उनको जलाने लगता है। Destroying the entire city just like Troy, जैसे ट्रॉय शहर को जलाया था हेलन के हस्बैंड ने, राजा ने, ऐसे ये शहर जला देता है। बाय द एंशियंट ग्रीक्स, जैसे एंशियंट ग्रीक में ट्रॉय शहर जला था, ऐसे अब आजकल के इन्होंने एलेजेंडर ने जो है वो किसको जला दिया, वो अपने इस पर्सिपोलिस शहर को जला दिया। तो ये बात यहां होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, द कंक्लूडिंग स्टेंजा इंट्रोड्यूस अस टुवर्ड सेंट सिसिलिया थ्रू अ कंपैरिजन बिटवीन टिमोथियस एंड सेंट सिसिलिया। फिर सेंट सिसिलिया का इंट्रोडक्शन होता है और टिमोथियस और सेंट सिसिलिया के अंदर कंपैरिजन होता है, और बताया जाता है कि टिमोथियस जो कि ग्रीक म्यूजिशियन है वो लायर बजाते हैं, सेंट सिसिलिया जो ऑर्गन बजाती है, विच प्रोड्यूसेस रिचर एंड मोर सोलम म्यूजिक, जो कि टिमोथियस के लायर से जो सिसिलिया का जो ऑर्गन है वो ज्यादा रिचर, बहुत ज्यादा रिच, अच्छा और ज्यादा सोलम गंभीर म्यूजिक प्ले करती है सेंट सिसिलिया का ऑर्गन जो है, तो उसको विजेता घोषित किया जाता है। ड्राइडन कंक्लूड करता है कि टिमोथियस मस्ट आइदर सरेंडर द क्राउन ऑफ बेस्ट म्यूजिशियन, कि टिमोथियस को जो अब तक सिसिलिया से पहले तक जो बेस्ट म्यूजिशियन का जो क्राउन मिला हुआ था वो या तो वो सौंप दे सेंट सिसिलिया को, या उसको बराबर बराबर डिवाइड कर ले दोनों में। दोनों सेंट सिसिलिया अगर उससे ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, या तो बराबर है या उससे ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी ज्यादा है ऐसे पेगन से, तो कहती है सेंट सिसिलिया या तो वो सेंट सिसिलिया को दे दे, और बोथ मस्ट इक्वली डिवाइड द ऑनर, या फिर दोनों बराबर बराबर बांट लें, क्योंकि वो एंजल को जो है अर्थ पर लेकर आई, जबकि वो एक आदमी को उसने भगवान बनाने की कोशिश की, उसको आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की, हेवन तक पहुंचाने की कोशिश की, जबकि सेंट सिसिलिया हेवन से एंजल को अर्थ पे ले आई। इट मस्ट बी नोटेड दैट ड्राइडन ऑल्टर्स द लीजेंड ऑफ सेंट सिसिलिया। यहां पर देखिए ध्यान रखना, सेंट सिसिलिया की जो लीजेंड थी, जो पुरानी कथा, उसको चेंज कर दिया। सेंट सिसिलिया कहा जाता है सेंट बनी थी अपनी पवित्रता के लिए, अपनी वर्जिनिटी के लिए, अपनी हॉलीनेस, पायसनेस के लिए, बट यहां बताया उसको म्यूजिक की वजह से कि वो एंजल को धरती पर ले आई थी, इस वजह से ये बात यहां की गई है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल, जो हकीकत पुरानी जो बात है ओरिजिनल, इट वॉज सिसिलिया स्पॉटलेस प्योरिटी, वो उसकी स्पॉटलेस प्योरिटी की लेकर के है कि उसकी पवित्रता पे कोई धब्बा नहीं है। दैट अट्रैक्टेड द एंजल टू द अर्थ, और उसकी इस पवित्रता की वजह से एंजल जो है वो अर्थ पर आए थे। ड्राइडन चेंजेस द मिथ टू प्लेस दैट पावर इन हर म्यूजिक, जबकि ड्राइडन ने सेंट सिसिलिया की कहानी को बदल दिया कि सेंट सिसिलिया के जो ऑर्गन प्ले करती थी उस म्यूजिक की वजह से एंजल जो थे वो नीचे आए थे। थोड़ा चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, इसको चेंज कर दिया, ऑल्टर यानी चेंज करना। फिर देखिए, ड्राइडन हैड बीन कन्वर्टेड टू रोमन, ऐसा क्यों किया ड्राइडन ने, क्योंकि ड्राइडन जो था ना, आपको ध्यान है 1685 में जब जेम्स सेकंड किंग बने, चार्ल्स सेकंड के बाद, तो इन्होंने कैथोलिक धर्म को जो है अपना लिया था। अब नया नया धर्म, तो दैट हिम टू राइट इज ऑड, उनको लगा है कि यार मैंने धर्म अपनाया तो मुझे अब कुछ अपने कैथोलिक धर्म के लिए कुछ लिखना चाहिए। तो 85 में तो बने, 1687 में ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे लिख दिया, और उसके 10 साल बाद 1697 में इन्होंने जो है एलेक्जेंडर्स फीस्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने 2 लिखे सिसिलिया के लिए, पहला तो जो है वो पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक के लिए 2 वर्ड्स लिखे इन्होंने, एक तो ये अपना एलेक्जेंडर फीस्ट तो है ही, दूसरा कौन सा है, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, ये 1687 में लिखा, और जो अपना ये एलेक्जेंडर फीस्ट है ये इन्होंने जो है 1697 में लिखा, पावर ऑफ म्यूजिक या सेंट सिसिलियास डे, एन ओड इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलिया, ये भी तो नाम है ना उसका, सेंट सिसिलिया के ऑनर में। क्योंकि नया नया इन्होंने धर्म अपनाया था तो इनकी ड्यूटी बनी थी, और एक कन्वेंशन भी था 1683 में, लंदन म्यूजिकल सोसाइटी बनी थी, तो उन्होंने भी इनको कहा, राजा ने भी कहा, तो इन्होंने 2 ओड लिखे इस वजह से। दिस पोएम ग्लोरीफाइज द पावर ऑफ म्यूजिक, ये पोएम ना पावर ऑफ म्यूजिक को ग्लोरीफाई करती है
कि म्यूजिक में बहुत ताकत है। ये ह्यूमन सोल को इंसाइट कर सकती है, उसको आवेश दे सकती है, इग्निट कर सकती है, उसको भड़का सकती है, प्रोवॉक कर सकती है, इवॉक भावनाएं उत्पन्न कर सकती है ना, इमोशंस पैदा कर सकती है। इट ग्लोरीफाइज, इस पोएम के अंदर पावर ऑफ म्यूजिक को बताया गया है। ये सेंट सिसिलिया की बात भी करती है बाय रिगार्डिंग हर एज फार सुपीरियर टू द लेजेंडरी म्यूजिशियन टिमोथियस, जिसमें टिमोथियस से ग्रेट उसको बताया गया है, सुपीरियर बताया गया है सेंट सिसिलिया को। ये पोएम बताती है ड्राइडन के लिरिकल पावर को, कि क्या गजब की उसके अंदर लिरिकल पावर है। उसके गीत आप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल मैस्मराइज्ड हो जाओगे, आपको बहुत आनंद आएगा। इस कविता को आपने पढ़ के देखा होगा, बहुत बहुत इंजॉयफुल है ना, इंजॉयबल कविता है, पोएम है। म्यूजिकल लैंग्वेज है, खूब रिपीटिशंस हैं, खूब एलिटेशंस हैं, लाइन बहुत लाइन के बाद सेम लाइन रिपीट होती है रिफ्रेन की तरह, गजब की कविता है। इसके एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे हैप्पी 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 पेयर, एलेजेंडर और थाइस के बारे में कहता है कि कितना सुंदर जोड़ा है, देखो हैप्पी हैप्पी हैप्ी पेयर। और पहले स्टेंजा की लास्ट लाइन है ये, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ऐसे कहता है। रिपीटेशन तक ऐसे लिरिकल, बिल्कुल ऐसे ऐसा लगेगा कि गीत यार क्या गजब का, आपको सुनने में सुनाने में आनंद आएगा। फिर देखो, स्वीट इज द प्लेजर, स्वीट इज द प्लेजर आफ्टर पेन। फिर ये तीसरे स्टेंजा जो है बैकस वाला, उस स्टेंजा के लास्ट में आता है, स्वीट इज द प्लेजर, मतलब द प्लेजर इज स्वीट, आनंद बड़ा मीठा होता है शराब का। ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, प्लेजर, द रिचर द ट्रेजर, द स्वीटर प्लेजर। जितना ज्यादा शराब का खजाना होगा उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। स्वीट इज द प्लेजर, स्वीट इज द प्लेजर आफ्टर पेन। फिर देखो, फॉलन 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 फॉलन, फिर नीचे लाइन आती है, फॉलन फ्रॉम हिज हाई स्टेट। ये फोर्थ स्टेंजा जिसमें मेलनकलिक नोट है, डेरियस थर्ड की मौत के बारे में बात की, कैसे वो युद्ध के मैदान में गिर गया नीचे। फॉलन 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 फ्रॉम हिज हाई स्टेट। क्या गजब की म्यूजिकल क्वालिटी है, लिरिकल क्वालिटी है। द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पेन, जो एलेजेंडर है वो अपने दुख को नहीं छुपा पाया। गेज्ड ऑन द फेयर, ये पांचवें स्टेंजा के अंदर है, जब युद्ध की बात की जाती है और कहा जाता है कि युद्ध मत छोड़ो और अब तुम तो अपने थाइस की तरफ देखो, फिर वो देखता है थाइस की तरफ। हु कोज्ड हिज केयर, उसकी परवाह करती है वो। एंड देखो, कोज्ड हिज पेयर एंड साइड एंड लुक्ड, साइड एंड लुक्ड, साइड एंड लुक्ड एंड साइड अगेन। बार बार एंड आ रहा है, जिसको हम पोलिसिडिटन कहते हैं, बार बार सेम कंजक्शन का रिपीट होना, पोलिसिडेटन। और इसके अलावा देखो, साइड एंड लुक्ड, साइड एंड लुक्ड, साइड एंड लुक्ड, ये रिपीटिशन यूज हुआ है। ये तो रिपीटिशन है, ऐसे बहुत सारे इसने लगभग लगभग हर लाइन में देखना आप, एलिटेशन बहुत यूज किया है। गजब की लिरिकल क्वालिटी है इस पोयम में, म्यूजिकल क्वालिटी है, बहुत गजब की कविता, बहुत सिंपल सी कविता है। इस पोयम में ना डज नॉट कंटेन द सेम डेप्थ और इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, इसमें वो फीलिंग, वो डेप्थ तो नहीं है जो रोमांटिक पोएट्री में होती है, बट फिर भी उनसे कम नहीं है। रोमांटिक पोएट की तरह इंटेंसिटी तो नहीं है इसमें, वो आग नहीं है जो रोमांटिक पोयम में होती है। आग मतलब मन के अंदर पर्सनल फीलिंग्स, वो फर्वर, वो जोश, वो सोल, वो आत्मा नहीं है, बट फिर भी हार्मनी वही है, बैलेंस है, रेस्ट्रेंट है, डिसिप्लिन है, जो कि नियो क्लासिकल पोएट्री की एक खास बात होती है। ये डिसिप्लिन, कन्वेंशंस, रूल्स को फॉलो करते हैं, वो यहाँ इस पोएम में आपको दिखाई देगा, है ना। सेलिएंट फीचर्स है जो 18th सेंचुरी पोएट्री के होते थे, जो नियो क्लासिकल पोएट्री के होते थे। वो है इसके अंदर, ऑफ विच ड्राइडन वॉज द प्रीकर्सर, जिसके ड्राइडन क्या थे, प्रीकर्सर थे, अग्रज थे, अग्रदूत थे, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज का पहला बड़ा कवि जॉन ड्राइडन ही है, फिर एलेक्जेंडर पोप का नाम आता है, फिर उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का नाम आता है। 3 बड़े नाम है इसमें, तो ये तो प्रीकर्सर है।
द पोएम इज ऑल्सो एपिग्रामेटिक। इस पोएम में ना, इसको आप एपिग्रामेटिक भी कहेंगे। इसकी कई लाइंस ऐसी हैं जो आज ईडियम्स बन गए, जो आज प्रोवर्ब्स बन गए हैं, है ना, उनको आज लोग कोट करते हैं। ये कुछ वो लाइंस हैं जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने दी। आप देखें अपने एडमंड बर्क ने, उसने क्या बोलते हैं अपना, जो अपना एसेइस्ट है बेकन, फ्रांसिस बेकन ने दी। एलेक्जेंडर पोप जो इसके बाद आया उसने दी, ठीक है ना। तो ये बड़ा कवि है। जॉन मिल्टन ने जैसे लाइंस दी हमारे को, ये फेमस कोट्स दी है इसने। इस कविता में से बहुत एपिग्रामेटिक फ्रेजेस आपको मिलेंगे। देयर आर सम एमिनेंटली फेमस, बहुत फेमस कोट है जिनको आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, कहीं भी बता सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं अपनी स्कॉलर प्रूव करने के लिए, स्कॉलरली आप नॉलेज है आपको प्रूव करने के लिए। जैसे एक इसकी बहुत अच्छा फेमस कोट है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। आज भी लोग यूज करते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं, जो रिस्क लेते हैं, उनको अच्छी चीजें मिलती हैं। जो बिजनेस में रिस्क लेते हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। ऐसे जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं उनको खजाने मिलते हैं, उनको खूबसूरत महिलाएं मिलती हैं, जैसे कि थाइस मिली है एलेक्जेंडर को। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इतनी खूबसूरत औरत बहादुर लोगों को ही मिलती है जिन्होंने कुछ अच्छा हासिल किया है। आप देखना, जिन्होंने खूब मेहनत की, रिस्क लिया, जॉब लगे, बड़ी जॉब लगे, उनको मनपसंद शादी उनकी होगी। जिन्होंने बड़ा बिजनेस सेटअप किया, पैसा खूब कमाया, किसी भी महिला से शादी कर सकते हैं। कोई भी महिला उनके उस टैलेंट को देख करके हाँ भर सकती है उनके लिए। फेयर जो है, सुंदर अच्छी महिलाएं उनको मिलेंगी। या फिर आप कह सकते हैं दुनिया की खूबसूरत चीजें, एम्पायर, वेल्थ, उनको मिलेगी जो बहादुर होते हैं। स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन, बिल्कुल सही है। आप जो आज कष्ट भोग रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इसका रिजल्ट मिलेगा, इस पेन का आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो स्वीट होगा, है ना। प्लेजर इज स्वीट, आनंद बड़ा मीठा होता है। आफ्टर पेन, एक दर्द सहन करने के बाद जो फिर खुशी मिलती है ना, उसका एक अलग ही आनंद है, बहुत मीठा होता है। ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर। देखो, जो ड्रिंकिंग होती है, ड्रिंकिंग से सोल्जर्स प्लेजर, सोल्जर्स प्लेजर यानी जो सोल्जर्स होते हैं वो बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं, और उनके बाद जब वो शराब पीते हैं तो उनको एक अलग ही आनंद आता है, और वो डिजर्व करते हैं इसको। उनको शराब बनी इसलिए, युद्ध लड़ो, खूब काम करो, मेहनत करो, और फिर आप अपनी पार्टी इंजॉय करो। जैसे लोग करते हैं ना कि ये जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, लेकिन सैटरडे संडे अपनी पार्टी वार्टी करते हैं, ये बना उनके लिए है। पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव। देखो, आप जब गुस्से में है तो लव नहीं आएगा, आप रिवेंज की भावना में तो लव पैदा नहीं होगा। लव होता है जब पिटी, किसी पर दया आती है तो उसके प्रति प्यार भी जाग जाता है। पिटी जो होती है वो आपके अंदर माइंड को लव की तरफ चेंज करती है। पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव, बहुत फेमस लाइन है, कितनी अच्छी बात है। वॉर ही संग इज टॉयल एंड ट्रबल। देखो, युद्ध में मेहनत होती है, परेशानियां होती हैं। ऑनर बट एन एम्प्टी, ऑनर मिलता है बट वो ऑनर एम्प्टी बबल की तरह है, वो क्षणिक है, वो लंबे समय चलने वाला नहीं है, वो क्षणिक होता है। युद्ध के चक्कर में मत पड़ो। आज आपको सम्मान मिल रहा है, कल कोई आपको हरा देगा, फिर आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। ऑनर एक बबल की तरह है, युद्ध से जो मिलने वाली खुशी है वो परमानेंट नहीं होती, इसलिए युद्ध खत्म करो, जो खूबसूरती थाइस तुम्हारे पास में उसको एंजॉय करो। ऐसी लाइन कहता है, और ये लाइन भी बहुत फेमस हो जाती है। थाइस लेड द वे टू लाइट हिम, रास्ता दिखाती है थाइस उसको, टू स्प्रे, अपने शिकार के प्रति। जो पर्सिपोलिस शहर है, वहाँ के लोग उनके शिकार हैं, वो घर उनके शिकार हैं जिनको जलाना है। एंड लाइक अनदर हेलन फायर्ड अनदर ट्रॉय, जैसे हेलन ने ट्रॉय जलाया, ये भी उस थाइस भी हेलन की तरह, जो अब आज एक नया ट्रॉय जला रही है, आज वो पर्सिपोलिस को जलाने के लिए राजा को भड़का रही है। इसी तरह आगे देखिए, ड्राइडन कंसिडर दिस पोएम इज बेस्ट क्रिएशन। ड्राइडन अपनी इस कविता को बेस्ट क्रिएशन मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कविता है उनकी आज तक की सबसे बेस्ट कविता है। एलेक्जेंडर पोप प्रेजिंग इट हाईली, उसकी एलेक्जेंडर पोप इस कविता को जब पढ़ते हैं तो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं बाद में, अना कहते हैं कि गजब की कविता है। जेसी कॉलिंस और वैन डोरियन हैव कॉल्ड इट रिटोरिकल एंड पॉपुलिस्ट। और जो जेसी जो कॉलिंस है, जो वैन डोरिन है, वो इस कविता कहते हैं कि बहुत ही रिटोरिकल है, ये बहुत अलंकृत भाषा है, इसमें खूब अलंकार यूज कर लिए। थोड़ा नेगेटिव बोलता है, कुछ ज़्यादा ही इसने इसके अंदर
रिपीटिशन यूज़ किए हैं, एलिटेशन यूज़ किए हैं, कुछ सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ की है ताकि लोग पढ़ सकें और ये पोएम इनकी पॉपुलर हो जाए, क्योंकि बहुत सरल सी सिंपल सी लिखी गई है। तो रिटोरिकल है, पॉपुलिस्ट है, मतलब ऐसा ना कि आम आदमियों को दिमाग में जल्दी जगह बना ले और पॉपुलर हो जाए, इस तरह की कविता इन्होंने लिखी है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिए शॉर्ट के अंदर। ये जो कविता है पर्शियन पैलेस, इसकी सेटिंग मतलब ये सारी कविता जो है कहाँ रची जा रही है, पर्शियन पैलेस के अंदर। इसमें इसकी बिलव्ड थाइस की बात हो रही है। यहाँ एक कवि है चीफ म्यूजिशियन जो कि टिमोथियस है। टिमोथियस बार्ड ऑफ थ्रेस कहा जाता है इनको हिस्ट्री के हिसाब से, ये बार्ड ऑफ थ्रेस हैं। और ये जो टिमोथियस हैं ये एलेक्जेंडर के अलग अलग इमोशंस को स्टिर करते हैं, उनको उन्माद पैदा करते हैं, उनको छेड़ते हैं, भड़काते हैं। म्यूजिक जो है वो एलेक्जेंडर को सबसे पहले प्राउड फील करवाता है ना। सेकंड स्टेंजा के अंदर पहला गीत गाता है वो, फिर उसके बाद चौथे स्टेंजा में म्यूजिक जो है उसके अंदर दया की भावना पैदा करता है, और फिर उसके बाद म्यूजिक जो है उसके अंदर पांचवें स्टेंजा में लव की फीलिंग्स पैदा करता है थाइस के लिए। उसके बाद छठे वाले के अंदर वो रिवेंज और डिस्ट्रक्शन की भावना पैदा करता है, और टिमोथियस उस भाव इंसाइट होकर के टिमोथियस इंसाइट कर देता है एलेक्जेंडर को, भड़का देता है, इंसाइट कर देता है टू बर्न पर्सिपोलिस। कैसे म्यूजिक की पावर है देखो आप, आपको फियर भी प्राइड फील करवा सकती है, लव फील करवा सकती है, सोरो फील करवा सकती है, रिवेंज, इवन शहर को जलवा सकती है। इसमें लेडियन मेजर्स एक वर्ड आया है कविता के अंदर, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। कहते हैं कि तीन प्रकार गीत होते हैं, डोरियन जो खुशी हंसी खुशी की बात करते हैं, एक होता है लीडियन जो टेंडर लव सॉन्ग्स की बात करते हैं, एक फेरिजियन होता है जो डार्कर साइड या जो मैजिकल और या जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा भूत भूत और इनकी बातें करते हैं, वो उनको आप फेरिजियन तो डार्कर साइड के आता है। लीडियन जो होते हैं, ये जो लेडियन सॉन्ग होते हैं टेंडर थीम्स होती है इनकी, है ना, टेंडर सॉफ्ट थीम्स होती है। ये भी इस कविता के अंदर जिक्र किया गया है। इस कविता में एक लाइन आई है लास्ट में, रेज द मॉर्टल टू द स्काईज। ये टिमोथियस के लिए है कि वो राजा जो एलेक्जेंडर है उसको म्यूजिक के थ्रू भगवान जैसा फील करवा देता है, आसमान तक ऊपर उठा देता है, इतनी बड़ाइयाँ करता है, उसकी प्रशंसा करता है कि उसको ऊपर तक उठा देता है। फिर जो सेंट सिसिलिया है वो ड्रू एन एंजल डाउन, ये है कि सिसिलिया जो है वो टिमोथियस से भी ज़्यादा अच्छी है, सरपास करती है, उसकी क्वालिटी में उससे आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो एंजल को नीचे ले आई। कई बार पढ़ लिया अपन ने। ओड एंड्स बाय प्रेजिंग सिसिलिया सुपीरियरिटी इन म्यूजिक, सिसिलिया जो है वो म्यूजिक में ज़्यादा सुपीरियर है, ये बताया गया है। ड्राइडन हाईलाइट्स द मोरल फोर्स ऑफ म्यूजिक, मोरल फोर्स यहाँ बताया गया कि म्यूजिक में कैसे मोरल फोर्स है, और कई बार तो कहा गया कि अमोरल फोर्स है। अमोरल मतलब ये म्यूजिक अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, आपको अच्छे काम भी करवा सकता है और आपको बुरे काम भी कर, तो ये मोरल एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहा है। पोएम कंटेन 7 स्टेंजाज, 7 स्टेंजाज है, कंक्लूडिंग कोरस, जिसमें कुछ कोरस भी हैं, और कोरस को अगर जोड़ दें तो इसकी लाइन 180 लाइन्स होती हैं, डबल कर दें कोरस को, रिपीट कर दें अगर। टोन कीप शिफ्टिंग विद म्यूजिकल इन्फ्लुएंस, यहाँ पर म्यूजिक इन्फ्लुएंस की बात हुई है। ही एग्जाम्प्लीफाइज रिस्टोरेशन स्टाइल, क्योंकि रिस्टोरेशन एज का है तो वो नियम कायदे हेरोइक कपलेट्स उनका यहाँ यूज किया गया है। ड्राइडन यूजेस हेरोइक इमेजरी, यहाँ पर हेरोइक इमेजरी का यूज किया गया है ना, है ना। और ये डेरियस थर्ड को यहाँ पर जो है हराया गया है, और ये जो टिमोथियस ने एलेक्जेंडर को जो का सन कहा है। और देखिए पोएम जो है ये पेगन म्यूजिक से ज्यादा अच्छी क्रिश्चियन म्यूजिक को बताती है। टिमोथियस से ज्यादा अच्छा म्यूजिक किसका है, सिसिलिया का। ये ड्राइडन का कहते हैं लास्ट मेजर वर्क था, देखो 1693 में आया है ना। आपको ध्यान होगा 1700 में तो उसकी डेथ ही हो गई थी, तो मरने से 3 साल पहले आया। ये सबसे बड़ा वर्क था इसका, लास्ट में जो लिखा गया, लास्ट में जो लिखा है इसने। ये एक अकेजनल ऑड है, ऑड की तरह कभी नरेटिव है, कभी इंपर्सनल लिरिकल पोएम है, कभी ऑड बन जाता है, कभी पेंड्रिक ऑड की तरह होता है, तो अकेजनल ऑड है। डेमोन्स्ट्रेट ड्राइडन्स मास्टरी ऑफ रिदम एंड साउंड, इसमें बहुत रिदम और साउंड को बहुत गजब की मास्टरी दिखाई गई है ड्राइडन के द्वारा। क्या गजब कमांड है उसका रिदम के ऊपर, क्या गजब का कमांड है उसका साउंड के ऊपर, जो इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे, उस चीज को वो बताया गया है यहाँ पे। टिमोथियस मैनिपुलेट करता है किंग को, कभी उसमें प्राइड, कभी सैडनेस, कभी लव और कभी रेज, गुस्सा पैदा कर देता है। फिर देखो एलेक्जेंडर जो है वो इतना डिस्ट्रक्टिव एक्ट करता है उसके भड़कने के बाद, उसके रिवेंज म्यूजिक से, कि वो आग जला देता है। इस पोएम में हिस्ट्री और मिथ, लेजेंड्स तीनों को मिक्स किया गया है। थाइस जो है वो एथेनियन कोर्टिजन है,
वो दरबारी है जो उसके दरबार में है और एलेक्जेंडर के साथ में युद्ध पर भी लड़ने जाती है। शी अर्जेस, वो रिक्वेस्ट करती है एलेक्जेंडर को कि भाई तुम पर्शियन पैलेस को जला दो। ये जो म्यूजिक है ये कहीं ना कहीं एक तरह साइकोलॉजिकल वेपन की तरह है। म्यूजिक से आप सुनने वाले की साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, उसके अलग अलग भाव उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। सेंट सिसिलिया जो है उसको फाइनल स्टेंजा में यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, पूरी कविता में नहीं है, 7वें स्टेंजा के भी ग्रैंड कोरस में वो आती है। और लास्ट में देखिए ड्राइडन कॉन्ट्रास्ट अर्थली पावर, एक तरह इसमें एलेक्जेंडर की अर्थली पावर को बताया गया, कितना बड़ा योद्धा है, वॉरियर है, किंग ऑफ किंग्स है, और कहाँ स्पिरिचुअल हार्मनी म्यूजिक से सिसिलिया से जो है उसकी उस ताकत को जो है कम किया गया कि देखो म्यूजिक से आप ईश्वर को भी नीचे बुला सकते हो, एंजल्स को नीचे बुला सकते हो, जो आप अर्थली पावर से नहीं कर सकते। दोनों के अंदर सिसिलिया को ज्यादा ताकतवर बताया गया है। ये पोयम प्रशंसा करती है सिविलाइजिंग पावर ऑफ आर्ट, आर्ट की पावर को, म्यूजिक की पावर को। इसमें क्या कहता है कि म्यूजिक जो है वो इमोशनल मैनिपुलेशन कर सकता है। वर्सेस ऑल्टरनेट बिटवीन, इसमें वर्सेस जो है वो अलग अलग वर्सेस हैं इसके अंदर, उनकी एक छोड़कर एक, कभी रिसाइटेटिव है, कहीं लिरिकल है, कहीं रिसाइटेटिव है, कहीं लिरिकल पोएम होता है। और इसके अंदर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर बहुत है, पूरा ड्रामा की तरह नरेटिव पोएट्री है, पूरी कहानी है, कैरेक्टर्स हैं, है ना, इसमें इवेंट्स हैं। सेंट्रल मैसेज जो है इसका ये है कि म्यूजिक होल्ड्स द सुप्रीम पावर टू मूव ह्यूमन एक्शंस। जो म्यूजिक है वो ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जो मैंने पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, आप देखना मेरे जो नोट्स हैं मैंने इसके अलावा भी इसमें कुछ पार्ट्स और जोड़े हैं, मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये पूरी पोएम आपको अब समझ में आ गई, अब चीज़ें रिपीट होंगी। अब मैंने इसके आगे कुछ 2-3 जैसे 71 पॉइंट है ना, 3-4 बड़े बड़े पॉइंट्स और दिए हैं। स्टेंजा वाइज समरी, हर स्टेंजा की समरी अलग से पूरी प्रॉपर, स्टेंजा वाइज एनालिसिस पोएट्री का वो एक अलग पार्ट है, और फिर स्टेंजा वाइज या इंपॉर्टेंट लाइंस के फिगर ऑफ स्पीच कौन से हैं, ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा और है जो मैंने यहाँ आपको बता दिए कुछ तो, और कुछ मैंने जो आपको पोएम पढ़ाई थी तो उसमें बता दिया। तो उनको केवल आप पढ़ने के लिए, ताकि भाई लिख नहीं पाए हो तो पढ़ने के लिए वो सारे मैंने नोट्स वहाँ पर दे रखे है ना, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना और ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से हम लोग हर टॉपिक के नोट्स तैयार करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ मदद मिल जाए, उनको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, उनको ऐसे नोट्स मिल जाए कि कहाँ क्या पढ़ना है, कौन चीज़ अंडरलाइन है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे प्रॉपर तरीके से क्रम वाइज ऑर्डर से आपको सब चीज़ें कोहेरेंस और कोहेजन के साथ मिल जाएं, जिससे आपको ज़्यादा सा बेनिफिट मिले। ये सारा काम हम करते हैं आपके लिए। इसमें देखो थोड़ा टाइम लगता है, 4-5-6 दिन एक टॉपिक को तैयार करने में लगता है, तो वो टाइम देते रहिए, आप पढ़ते रहिए, इस तरह क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जो है इसका कविता का टेक्स्ट था। अगले पार्ट 3 में हम लोग जो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे दोस्तों। और अगर ये क्लास आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को आप देखने के बाद ज़रूर आप लाइक कर दें, इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर आप शेयर कर दें। अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल से भी उनको भी आप सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और अच्छी क्लासेस आपको ज़्यादा यूट्यूब पे अपलोड आपके लिए करते रहें। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लास आपने एंजॉय की होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ, बाय बाय।